मैम तो देखो कंसाइनमेंट का क्लास है? कंसाइनमेंट तो हो गया ना, बस एक ही सवाल बाकी था, ठीक है, वो होमवर्क दिया हुआ था, 2 सवाल बाकी था, एक एज इट इज था क्वेश्चन नंबर 6 और 7, ठीक है, और एक ओके। क्वेश्चन बाकी था, ठीक है। उस दिन तुम्हारा क्लास नहीं हुआ था ना, पूरा अपलोड नहीं करना हाँ। वो वीडियो, वो कर देंगे ना तो देख लेना, वो हो गया, ठीक है। उसमें जितना भी हम लोग को करना था, बस 2 क्वेश्चन है, जिसमें से एक आई होप हो जाना चाहिए, और एक अगर नहीं हुआ होगा तो आज अगर टाइम होगा तो लास्ट में करवा देंगे, ठीक है। मैम आज कौन सी क्लास है? आज आज देखो टॉपिक लिखा था ना मैंने, गुड्स, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस। यस मैम, यस मैम। हाँ, ये वाला करेगा। আচ্ছা সমন্বিতা, আমি হিন্দিতেই পড়াবো, কিন্তু তুমি আমাকে বাংলাতে জিজ্ঞাসা করতে পারো, কোনো প্রবলেম নেই, ঠিক আছে। हेलो हेलो। ओके मैम, ओके मैम। ठीक है, ठीक है। तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे सेल्स ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, ठीक है। तो सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस मतलब क्या होता है, देखो सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, लैंग्वेज क्या है, देखो सेल ऑफ गुड्स मतलब हम लोग गुड्स को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। अब नॉर्मली सेल कितने तरह का हो सकता है, तुम लोग बता सकते हो नॉर्मली सेल कितने तरह का हो सकता है, हम लोग कितने तरह से सेल कर सकते हैं। बेसिक सा सवाल है, बताओ सेल कितने तरह का हो सकता है। मैम कैश, क्रेडिट। हाँ, कैश और क्रेडिट। कैश सेल मतलब इंस्टेंट पैसा देके, क्रेडिट सेल मतलब कुछ टाइम बाद हम लोग को पैसा देना है। तो सेल 2 तरह का होता है, कैश एंड क्रेडिट। लेकिन इस चैप्टर का नाम है सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, ठीक है। अप्रूवल और रिटर्न बेसिस मतलब क्या होता है पता है, जैसे देखो अभी सबसे ज्यादा जो पॉपुलर है, इसमें तुम लोग समझ जाओगे, ऑनलाइन में जो होता है ना, अभी सारा मतलब सारे के सारे जगह में ऐसा मतलब अप्रोच लाने का कोशिश किया जा रहा है, लेकिन सबसे पहले ऑनलाइन सेक्टर ने ये वाला अप्रोच लाया था कि देखो अगर तुम्हें गुड्स नहीं पसंद आ रहा है, मान लो तुम एक ड्रेस ले रहे हो, पूजा आ रहा है, ड्रेस ले रहे हो या फिर कुछ भी ले रहे हो, ठीक है, तो मैक्सिमम प्रोडक्ट में उन लोगों का क्या ऑफर रहता है पता है, कि इतने मतलब एक टाइम पीरियड दे देता है, 15 डेज 20 डेज जो भी हो, इतने दिन के अंदर आपको पसंद अगर नहीं आता है तो आप इसे रिटर्न कर दीजिए। जो नॉर्मल जो शॉप वगैरह होता है हमारे आसपास, वहां पर ये सब ऑफर नहीं मिलता है। लेकिन आजकल अगर देखोगे तो मॉल वगैरह जैसे पेंटालून्स हो गया, बिग बाजार हो गया, रिलायंस ट्रेंड हो गया, ये सब में भी ऐसा ऑफर चालू हुआ है। लेकिन बहुत पहले मतलब जब हम लोग छोटे थे, या फिर अभी भी तुम लोग अगर अगल बगल अपने घर के आसपास दुकान में जाओगे तो ऐसा ऑफर नहीं होता है कि पैसा रिटर्न मिल जाएगा, ठीक है। ऑफर क्या होता है कि इसके बदले में कुछ ले लो, ठीक है। तो मार्केट में जो कंपटीशन था ना, वो ऑनलाइन सेक्टर में ज्यादा मतलब कमाने लगा है। ऑनलाइन सेक्टर ये इन लोग का एक बहुत बड़ा अप्रोच है, ठीक है, कि अगर हम लोग गुड्स को क्या कर रहे हैं, पसंद नहीं आ रहा है, हम लोग रिटर्न करने के बाद अगर हम लोग को पैसा मिल जा रहा है, तो इससे बेटर ऑप्शन क्या हो सकता है। इसीलिए क्या है, ऑनलाइन सेक्टर में पहले लेकिन ये वाला ऑफर नहीं था। जब से ये वाला ऑफर आया, इन लोगों का सेल जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बाकी जो लोग ऐसा ऑफर नहीं दे रहे, जो सब मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऐसा ऑफर नहीं दे रहे, उन लोगों का सेल क्या हो रहा है, दिन ब दिन कम होते जा रहा है। तो उन लोग को भी कुछ सोचना चाहिए, बिकॉज कंपटीशन बहुत है। तो इस कंपटीशन में टिकने के लिए पहले ऑनलाइन से कोई भी ड्रेस वगैरह नहीं लेता था, क्योंकि मतलब ड्रेस हो, शूज हो, जो भी हो, क्योंकि पहला बात है कि भरोसा नहीं होता था, क्या पता क्या चीज दे दे, अच्छा होगा बुरा होगा। और पहले उन लोगों का भी ऐसा ऑप्शन नहीं था कि रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा ऑप्शन है कि रिटर्न हो जाएगा। तो हम लोग को वो लोग जब गुड्स देते हैं ना, तो सेल ऑन अप्रूवल बेसिस ही हो रहा है। मान लो तुम पैसा दे के ले रहे हो, या तो सीओडी कर रहे हो या तो पहले पेमेंट कर रहे हो, ठीक है। कोई भी एक ऑप्शन अवेल करोगे, या तो तुम पहले ही पेमेंट कर दोगे, या तो तुम लोग क्या करोगे, जब वो डिलीवरी मैन आएगा तुम्हारे डोर पे, तब तुम अगर सीओडी करके रखे हो तो कैश उसे ऑन दैट मोमेंट दे दोगे, प्रोडक्ट उससे ले लोगे। लेकिन तुम्हारे पास ऐसा ऑप्शन है कि जो भी टर्म्स कंडीशन है, ऐसा नहीं कि मतलब मान लो शूज लियो, उसे पहन के मतलब फाड़ फूड़ के उसे दे रहे हो तो वो रिटर्न नहीं लेगा, ठीक है। रिटर्न का एक टर्म्स कंडीशन होता है कि टैग वगैरह सब ठीक से रहना चाहिए। अगर तुम वो सब कर रहे हो, मतलब ऑनेस्ट अगर कस्टमर हो तुम, और सामान को ठीक तरह से रख रहे हो, और जेन्युइन रीजन से तुम उसे रिटर्न कर रहे हो, तो वो जरूर लेगा और तुम्हारा जो पैसा है वो वापस भी कर देगा, ठीक है। तो ये हम लोग को एक ऑप्शन मिल रहा है कि गुड्स हम लोग सेल कैसे कर रहा है हम लोग को ऑनलाइन सेक्टर, ऑन अप्रूवल बेसिस। और सिर्फ ऑनलाइन नहीं, आज के दिन पे बहुत मॉल वगैरह और भी बहुत सारा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो लोग ये गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस जो टेक्निक है वो ले रहा है, ताकि कंपटीशन में वो लोग टिक सके। क्योंकि अगर तुम नहीं दोगे तो तुम्हारे पास में जो दुकानदार है वो देगा। अगर कोई भी ऐसा एक जन स्टार्ट कर रहा है, 5 दुकान एक साथ है, अगर एक जन ऐसा स्टार्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली उसके दुकान में ही ज्यादा भीड़ होगा, क्योंकि वो ऐसा ऑफर
कस्टमर दे रहा है। तो अभी कंपटीशन इतना बढ़ गया है, ऑनलाइन ऑफलाइन, पहले तो ऐसा नहीं था, इसीलिए अलग अलग जो है ऐसा मतलब स्कीम लिया जाता है, ठीक है, कि इससे सेल इनहेंस हो जाए, ठीक है। या फिर अगर कोई नया प्रोडक्ट ला रहे, नॉर्मली ये वाला चीज जो पहले आया था, ये सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस का जो कंसेप्ट आया था, नॉर्मली होलसेलर और रिटेलर के अंदर आया था। रिटेलर कौन होता है? जो लोग कस्टमर को डायरेक्ट सेल करता है। होलसेलर कौन होता है? जो रिटेलर को सेल करता है। तो होलसेलर क्या बोलता है कि तुम ये वाला प्रोडक्ट भी रखो, ये वाला भी रखो, तो फिर रिटेलर बोलता है इतना कैसे रखे, इतना हम अभी पेमेंट नहीं कर सकते, मेरा इतना कस्टमर नहीं है। तो वो लोग क्या बोलेगा? होलसेलर बोलेगा ठीक है अभी रखो ना, तुम बेचो, अगर बेच के तुम्हें कस्टमर को पसंद आ जाता है तो फिर बाद में पैसा दे देना। पहले ये होलसेलर और रिटेलर के अंदर ही लिमिटेड था, लेकिन अभी कस्टमर को भी ये फैसिलिटी मिल रहा है, ठीक है। तो इसी चैप्टर में हम लोग आज जो भी है अकाउंटिंग एंट्रीज वगैरह क्या होगा, क्या इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, ये सब पढ़ेंगे। तो ये मैंने बेसिक बताया, आगे बता रहे हैं। और अब हम स्क्रीन शेयर करेंगे, ठीक है। तो देखो स्क्रीन शेयर हुआ। हेलो, हाँ मैम। ओके, अब देखो, अब हम लोग पढ़ेंगे सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल। और मैम म्यूट है कैसे अपना आवाज? हेलो, आ रहा है आवाज? है मैम। अच्छा, तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अंडर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है। अंडर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस गुड्स सोल्ड टू कस्टमर इज ट्रीटेड एज सेल इमीडिएटली व्हेन द गुड्स आर सोल्ड। तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब नॉर्मली जो मतलब बिजनेसमैन लोग क्या करते हैं, जब भी किसी कस्टमर को गुड्स सेल कर देते हैं तो उसे सेल ट्रीट करते हैं। और सेल ट्रीट करने के बाद क्या करते हैं, जब भी ये गुड्स सोल्ड हो जाता है तो उसे क्या करते हैं, उससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग रेवेन्यू फ्रॉम सच सेल बीइंग रिकॉग्नाइज्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब, एक मिनट, बोर्ड ओपन नहीं किए, बोर्ड ओपन करते हैं। तो देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर क्या बोला था, देखो यहाँ पर बोला है कि जब भी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में गुड सेल हो जाता है, कस्टमर को जब हम लोग सेल कर देते हैं तो हम लोग उसे सेल यानी रेवेन्यू ट्रीट करते हैं और उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। इसका मतलब कुछ नहीं है, जैसे ही मान लो तुम लोग सेल करते हो तो ट्रेडिंग पीएल तो तुम लोग को पता ही होगा, आजकल एक साथ होता है, आजकल नहीं बहुत दिन पहले से एक साथ होता है। बहुत पहले था जब ट्रेडिंग और पीएल अलग अलग होता था, नाम यहाँ पर हेडिंग ट्रेडिंग एंड पीएल होता है। तो जैसे सेल करते हो यहाँ पर लिख देते हो बाय सेल्स, कुछ एक अमाउंट लिख देते हो। यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर सपोज परचेज रहता है, 2 ओपनिंग स्टॉक रहता है, ठीक है, अगर ओपनिंग स्टॉक है तो, और कुछ क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हैं हम लोग यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, जीपी। तो तुम लोग को एक चीज पता है, ये जो है ये कॉस्ट में होता है, ये जो है ये कॉस्ट में होता है, ये भी जो है ये कॉस्ट में होता है, जबकि ये सेल जो है ये कॉस्ट प्लस प्रॉफिट में होता है। और यही वाला प्रॉफिट यहाँ पर शो होता है, सॉरी यही वाला प्रॉफिट जो है यहाँ पर शो होता है, बिकॉज देखो सारा कॉस्ट पे है, ओनली सेल वैल्यू। कॉस्ट और सेल में फर्क पता है, कॉस्ट और सेल में फर्क ये होता है, सेल मतलब जिसमें हम लोगों ने कॉस्ट के साथ प्रॉफिट ऐड किया है। मतलब सपोज जैसे मान लो अगर हम पेन का मेरा मान लो स्टूडेंट्स कॉर्नर है, ठीक है, मान लो पेन कॉपी वगैरह हम सेल करते हैं, तो मान लो एक पेन का प्राइस मेरा खरीदने का आ जाता है 20 रुपीज, मतलब हम जिस मैन्युफैक्चरर से खरीदते हैं वो मुझे 10 रुपीज में सेल करता है और हम कस्टमर को 11 रुपीज में सेल कर देते हैं। तो 10 मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया और 1 मेरा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो कॉस्ट और प्रॉफिट में यही फर्क होता है, कॉस्ट और सेल में यही फर्क होता है। सेल मतलब जिसमें हम लोग कस्टमर को बेच रहे हैं इंक्लूडिंग प्रॉफिट वैल्यू, एंड कॉस्ट मतलब होता है जो हमारा परचेज प्राइस होता है
होलसेलर से। अगर हम लोग ट्रेडर है तो ठीक है, ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर दो चीज ही समझ लो। मैन्युफैक्चरर मतलब अगर तुम खुद के फैक्ट्री में खुद प्रोडक्शन कर रहे हो तो तुम मैन्युफैक्चरर हो, तभी तुम्हारा एक कॉस्ट लगेगा, क्योंकि पेन बनाने के लिए जो भी मटेरियल्स वगैरह चाहिए, वेजेस वगैरह चाहिए, वो सब तुम्हें पे करना पड़ेगा और वो तुम्हारा कॉस्ट डिटरमाइन करेगा, वो सब एक्सपेंस तुम्हारा कॉस्ट डिटरमाइन करेगा। अगर तुम लोग ट्रेडर हो तो किसी से मतलब पूरा प्रिपेयर हुआ पेन खरीदोगे, पूरा जो कंप्लीट है, ठीक है, फिनिश्ड गुड्स के तौर पे पेन खरीदोगे, फिर उसे सेल कर दोगे, ठीक है। तो तुम लोग ट्रेडर भी हो सकते हो, मैन्युफैक्चरर भी हो सकते हो। तो अगर ट्रेडर हो जिससे खरीद रहे हो वो तुम्हारा कॉस्ट है, और मैन्युफैक्चरर हो जब खुद प्रोडक्शन कर रहे हो तो उसमें जो भी तुम्हारा कॉस्ट लग रहा है, लाइक रॉ मटेरियल, ठीक है, वेजेस, अदर एक्सपेंस जो भी लग रहा है वो तुम्हारा कॉस्ट है। तो यहाँ पर ये सारा कॉस्ट में होता है, क्योंकि तुम्हारा स्टॉक तुम्हारा कॉस्ट में होगा, परचेज तुमने जो खरीदा वो भी तुम्हारा कॉस्ट है। सिर्फ सेल जो है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट में होता है, वही जीपी के तौर पे यहाँ आ जाता है। और पीएल अकाउंट में मतलब इसी का जो एक्सटेंशन पार्ट है बाय जीपी बोल के हम लोग यहाँ पर शो करते हैं, ये ब्रॉट डाउन करते हैं। उसके बाद यहाँ पर बिजनेस को मेंटेन करने का हम लोग एक्सपेंस दिखाते हैं। ये जो एक यहाँ पर जीपी जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को सेल करके कितना प्रॉफिट मिला है वही शो करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ से मिलता है नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट हम लोग को कैसे पता चलता है? ग्रॉस मतलब इसमें कुछ इंक्लूडेड है जो और भी एक्सक्लूडेड होना चाहिए, लाइक बिजनेस को मेंटेन करने का खर्चा माइनस करने से नेट प्रॉफिट आता है। जो भी हो नेट प्रॉफिट तुम लोग को पता होगा ही हो। और यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर वही बोला था कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस गुड्स जो हम लोग कस्टमर को सेल करते हैं वो इमीडिएटली एज ए रेवेन्यू हम लोग दिखाते हैं, और उसके बाद वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाता है। However, when a businessman wants to increase his sale or introduce a new product in the market, जैसे ही अगर कोई बिजनेसमैन चाहता है कि उसका सेल जो है मार्केट में और भी एनहांस हो, इंक्रीज हो, या फिर मान लो नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, तो नया प्रोडक्ट लॉन्च करने से कोई क्यों लेगा? क्योंकि सबको अपने अपने प्रोडक्ट ब्रांड का आदत होता है, ठीक है। न्यू चीज इस्तेमाल करना सबके लिए उतना आसान नहीं होता है, क्या पता कैसा हो ना हो, और क्वालिटी में भी और प्राइस में भी बहुत बड़ा बात होता है। तो फिर उसके लिए कुछ ऑफर वगैरह तो होना चाहिए ना, ठीक है। तो कुछ ऑफर वगैरह होना चाहिए, जैसे जियो मानो ना पहले फ्री में ही चल रहा था, ठीक है। तो इस तरह से कुछ ऑफर वगैरह होगा तभी तो कस्टमर को हम लोग एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर सकते हैं। तो देखो, ही यूजुअली फेसेस हार्डशिप ड्यू टू कम्पिटिटिव प्रिवेलिंग इन द मार्केट। मार्केट बहुत कम्पिटिटिव है, तो ये बहुत ही टफ काम है न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करना या फिर अपना सेल को एनहांस करना। To counter it, goods are sometimes sent to the customer on sale or return basis. तो फिर हम लोग कस्टमर को ऑफर देते हैं, ले जाइए, अच्छा लगे तो यूज कीजिए, पैसा दे दीजिए, नहीं लगे तो वापस दे दीजिए। लाइक जैसे मैंने अभी ऑनलाइन वाला बताया, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में ये वाला प्रोसेस चल रहा है। Here, goods sent on approval or return basis means goods are delivered to the customer with the option to return, या तो रख लो, और रिटर्न या तो वापस कर दो विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड। लेकिन हाँ, मैंने बताया जैसे ऐसा थोड़ी है कि वहां पर लिखा हुआ रहता है 15 डेज 14 डेज, ऐसा थोड़ी है कि तुम साल भर रखोगे फिर बोलोगे ले जाओ क्योंकि आप लोगों का तो ऐसा ऑप्शन चल रहा है, ऐसा नहीं होता है। टर्म्स कंडीशन लिखा हुआ होता है, उसी डेट के अंदर, उसी टाइम पीरियड के अंदर हम लोगों को रिटर्न करना है। जनरली दिस ट्रांजैक्शन टेक प्लेस बिटवीन ए मैन्युफैक्चरर और होलसेलर। जैसे मैंने पहले ही बता दिया है कि नॉर्मली ये जो ट्रांजैक्शन जो है ये पहले मैन्युफैक्चरर यानी जो होलसेलर हो सकता है और रिटेलर के अंदर ही होता था। लेकिन अभी जो हालत है, इन करेंट सिनेरियो, दिस प्रैक्टिस इज प्रिवेलेंट इन केस ऑफ ऑनलाइन सेल्स। अभी ऑनलाइन सेल में ये प्रैक्टिस बहुत जोरदार दिख रहा है, वेयर द बायर इज गिवन टाइम ऑफ फ्यू डेज टू रिटर्न द गुड्स। तुम लोग जब खरीदते हो तुम लोग को टाइम दे देता है, ठीक है, इतने दिन बाद आप वापस दे दीजिएगा अगर आपको लगता है कि आपको पसंद नहीं आया, और अगर आपको लगता है कि आपको पसंद है तो रख दीजिए, कुछ नहीं बोलने का जरूरत है, ठीक है। तो देखो फिर क्या बोल रहे हैं, if the buyer believes that the specification of goods are different from the same mentioned on website at the time of sale, तो ये रिटर्न कर देगा। अच्छा, रिटर्न का क्या क्या रीजन हो सकता है? देखो यहाँ पर बोल रहा था वेयर द बायर इज गिवन टाइम ऑफ फ्यू डेज टू रिटर्न द गुड्स इफ द बायर बिलीव्स। नॉर्मली तुम कब रिटर्न करोगे? खरीद रहे हो तो ऐसा तो नहीं है कि रिटर्न करने के लिए खरीद रहे हो, मतलब रखना है तभी खरीद रहे हो। लेकिन ऐसा अगर लग रहा है कि वेबसाइट में जैसे शो हो रहा था ऑनलाइन में, जैसा कलर था या फिर जैसा क्वालिटी था वैसा नहीं लग रहा है, तो तुम उसे एक रीजन दिखा के, रीजन का एक ऑप्शन रहता है, अगर तुम लोग कभी रिटर्न करोगे तो देखना रीजन का ऑप्शन रहता है कि क्यों आप मतलब रिटर्न करो। एक्चुअली वो फीडबैक की तरह काम करता है। तो इस तरह से रीजन दिखा के हम लोगों को क्या करना है, उसे रिटर्न करना है।
देयर मे बी सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन टू एडमिनिस्ट्रेट द रिटर्न ऑफ गुड्स। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन तो होगा ही, जैसे मैंने बोला टैग वगैरह ठीक तरह से रखो, नहीं तो वो रिटर्न नहीं लेगा। जो भी पैकेट वगैरह है, पैकेजिंग जैसा था वैसा ही रखना है। ऐसा नहीं कि तुम उसे पहन लिए, उसे धो लिए, उसे फाड़ दिए तो नहीं लेगा रिटर्न। फॉलोइंग आर एसेंशियल द फीचर्स ऑफ सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। अब फीचर्स क्या है देखो, नॉर्मली सेल होने से क्या होता है, सेल होने से जो गुड्स का पोजीशन है और ओनरशिप जो है वो दोनों ही ट्रांसफर हो जाता है। सपोज मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का दुकान है, ठीक है, मैंने एक एसी बेच दिया किसी को, ठीक है, चाहे वो कैश में बेचे चाहे वो क्रेडिट में बेचे, ठीक है, या फिर इंस्टॉलमेंट में सेल करे। तो जैसे ही मैंने उसे सेल कर दिया एसी को, सपोज मैंने कैश में सेल किया, तो उसका ओनरशिप भी ट्रांसफर हो गया, ठीक है, जो बायर है उसके पास ओनरशिप चला गया। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है ना, जब तुम मान लो एक ड्रेस खरीद रहे हो और 15 डेज रिटर्न पॉलिसी है, तो इस केस में अगर तुम्हें उसे रिटर्न करना है तो फिर मतलब फ्लिपकार्ट, सपोज फ्लिपकार्ट से या फिर मिंत्रा से तुमने लिया है, तो मिंत्रा वाला ये सोच रहा है कि अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है, मैंने सिर्फ क्या दिया है, गुड्स का पोजीशन दिया है, मतलब गुड्स का पोजीशन तुम्हारे पास है, यही सोचेगा जो सेलर है, ठीक है, जो सेलर है वो सोचेगा मैंने सिर्फ गुड्स का पोजीशन दिया, ओनरशिप नहीं दिया है। ओनरशिप मिल जा रहा है, ये कैसे डिफाइन होगा, जब 15 डेज बाद तुम लोग कुछ नहीं बता रहे हो, ठीक है, क्योंकि पसंद आएगा फोन करके थोड़ी बताओगे हाँ मुझे पसंद आ गया, हम रिटर्न नहीं करने वाले। रिटर्न करते हो तभी रिटर्न करते हो, अदरवाइज कुछ बोलते नहीं हो। बट उन लोगों को वेट करना पड़ता है। अगर वो लोग देखता है कि कस्टमर 15 डेज के अंदर कुछ भी स्टेप्स नहीं लिया है, तो फिर वो लोग सोच लेगा कि हाँ ये मेरा सेल हो गया है, ठीक है, क्योंकि कस्टमर तो फोन करके बोलने वाला है नहीं कि हाँ मेरा सेल हो, मुझे पसंद आ गया, हम रिटर्न नहीं करने वाले या फिर हम रिटर्न करने वाले। वो लोग मैक्सिमम 15 डेज वेट करेगा। अगर 15 डेज के अंदर कोई भी रिटर्न जनरेट नहीं होता है तो कंफर्म है कि सेल हो गया है, ठीक है। तब तक वो लोग सोचेगा कि गुड्स का ओनरशिप अभी भी ट्रांसफर नहीं हुआ है, क्योंकि कस्टमर वो वापस कर सकता है, क्योंकि अभी भी टर्म्स एंड कंडीशन यानी 15 डेज, सपोज फॉर एग्जांपल 15 डेज जो है वो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो देयर इज चेंज इन द पोजीशन ऑफ गुड्स फ्रॉम 1% टू 1%, मतलब मिंत्रा से पोजीशन तुम्हारे पास आ रहा है, ठीक है। ये इसका पहला फीचर्स होता है, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में ही हम लोग ये नहीं बोल सकते कि ओनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो गया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मतलब परचेज नहीं कर रहे। जब तक हमारा टर्म्स कंडीशन कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक जो कंपनी हमें सेल करी वो उसको मतलब सोचना पड़ेगा कि हाँ अभी तक कुछ नहीं बताया है तो शायद सेल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और जब टर्म्स कंडीशन कंप्लीट हो जाएगा, जितना भी टाइम पीरियड होगा, तो फिर उसे लगेगा कि हाँ सेल हुआ है। इट डज नॉट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स। ये देखो, ओनरशिप कभी भी ट्रांसफर नहीं होता है। कब ट्रांसफर होगा? द ओनरशिप इज पास्ड ओनली व्हेन द बायर गिव्स हिज अप्रूवल और इफ द गुड्स आर नॉट रिटर्न विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड। या तो तुम फोन करके अप्रूवल दे दो, ठीक है, नॉर्मली अप्रूवल कोई आजकल नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, हम लोग बड़े बड़े कंपनी में फोन करके थोड़ी बोलेंगे हाँ मुझे पसंद आया ले लिए। तो जो भी हो, अप्रूवल यहाँ पर लैंग्वेज यूज किया है, तो तुम लोग भी ये सीख लो कि अप्रूवल या तो कस्टमर को देना है। हाँ, अगर लोकल शॉप से ला रहे हो तो अगर अच्छा मतलब तुम्हारा उसके साथ अगर अच्छा बनता है तो फिर तुम फोन करके बोल सकते हो जी जी आपका प्रोडक्ट अच्छा लगा, हम रख रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है, लेकिन बड़े कंपनी में हम लोग फोन करके नहीं बोलेंगे। और बड़ी कंपनी क्या करेगी, इफ द गुड्स आर नॉट रिटर्न, वो लोग देखेंगे कि गुड्स रिटर्न नहीं हुआ, इसका मतलब गुड्स सेल हो गया, तो ओनरशिप ट्रांसफर हो गया। द कस्टमर डज नॉट इनकर एनी लाइबिलिटी व्हेन द गुड्स आर मेयरली सेंट टू हिम। कस्टमर का कोई भी लाइबिलिटी नहीं होता है, क्योंकि लाइबिलिटी ओनली तभी ऑकर होता है अगर ओनरशिप ट्रांसफर होता है। In case of online transactions, sometimes customers are given choice to pay on receipt of goods, यानी कैश ऑन डिलीवरी, ठीक है, COD, जब गुड्स ले रहे हो तब पैसा दो। एंड इन सम केसेस दे आर रिक्वायर्ड टू पे इन एडवांस, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये इसमें COD का ऑप्शन नहीं है, आपको पहले पे करना पड़ेगा, फिर कुछ दिन बाद आपके घर पे डिलीवरी हो जाएगा। एंड देन सेलर्स शिप द गुड टू बायर, ठीक है। इवन इन case the buyer has paid in advance, it retains the right of refund if the goods are returned as per the terms and condition agreed between seller and buyer। देखो, COD करने से ही तुम्हें रिटर्न मिलेगा ऐसा बात नहीं है। तुम क्या कर सकते हो, अगर तुमने पहले ही पेमेंट कर दिया था, उसके बाद तुम्हें गुड्स पसंद नहीं आया, तुम रिटर्न करो तो भी तुम्हें रिफंड मिल जाएगा। रिफंड मतलब तुम्हारा पैसा तुम्हें मिल जाएगा और डिलीवरी बॉय आके वो तुम्हारा जो गुड्स है तुम्हारे पास वो लेके चला जाएगा। एज पर द डेफिनेशन गिवन अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, तो ये तुम लोग लॉ में देखे होंगे, सेल ऑफ गुड्स एक्ट जो होता है 1930, ये देखो इसमें क्या बोला गया है।
इस तरह का गुड्स यानी सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस में इन रेस्पेक्ट ऑफ सच गुड्स द सेल विल टेक प्लेस और द प्रॉपर्टी इन द गुड्स पास टू द बायर। कब बायर के पास गुड्स का प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रहा है, when he signifies his approval or acceptance to the seller, ठीक है, जब वो बोल रहा है कि हाँ मुझे गुड्स पसंद है, हम लेना चाहते हैं, तब उसके पास ओनरशिप ट्रांसफर होगा। when he does some act adopting the transaction, या फिर वो ऐसा कुछ कर रहा था कि समझ में आ जाता है कि हाँ इसने क्या है, ये गुड्स जो है अप्रूव किया है, या फिर if he does not signify his approval or acceptance to the seller but retains the goods without giving notice of rejection on the expiry of the specified time, if a time has been fixed, or on the expiry of a reasonable time if no time has been fixed। इसका मतलब क्या है, देखो 3 केस में ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा। अगर तुम अपना अप्रूवल या फिर एक्सेप्टेंस बता देते हो सेलर को, या फिर ऐसा कुछ एक्ट करते हो ताकि उसे पता चल जाए कि तुम वो वाला जो गुड्स है वो ले रहे हो तो तुम्हारा ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा। या अगर तुम कुछ नहीं बोल रहे हो, तुम्हारा जो गुड्स तुमने लिया है मिंत्रा से वो 15 डेज के लिए वैलिड था, 15 डेज के अंदर अगर रिटर्न करना है करो, अदरवाइज नॉन रिटर्नेबल हो जाएगा। और तुमने क्या किया, 15 डेज तक कोई भी रिजेक्शन का ऑप्शन नहीं दिया, या फिर जो भी स्पेसिफाइड टाइम होगा, यहाँ पर बोला है देखो अगर टाइम स्पेसिफाइड होगा तो वो, या फिर एक नॉर्मल टाइम, ठीक है, तो टाइम स्पेसिफाइड होता है, नॉर्मल टाइम कुछ नहीं होता है, ठीक है, टाइम स्पेसिफाइड होता है 14 डेज, 15 डेज, 20 डेज, कभी कभी 30 डेज भी होता है। तो अगर तुम उसके अंदर रिटर्न नहीं कर रहे हो तो फिर मिंत्रा सोचेगा कि उसका सामान जो है वो सेल हो गया। अब अचानक से 15 डेज बाद तुम्हें याद आया अरे मुझे तो ये रिटर्न करना था, लेकिन वो हो गया है 20 डेज, तो वो रिटर्न लेगा नहीं, ठीक है, तुम्हें टाइम के अंदर ही रिटर्न करना पड़ेगा, नहीं तो वो सोच लेगा कि वो उसका सेल हो गया है। अब देखो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, तो यहाँ पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स देखो क्या बोल रहा है, अकाउंटिंग एंट्रीज डिपेंड ऑन द फैक्ट वेदर द बिजनेस सेल्स गुड्स ऑन सेल ऑन रिटर्न बेसिस। अब देखो सेल ऑन रिटर्न बेसिस जो है, इस पे अकाउंटिंग एंट्री जो होगा वो 3 कंडीशंस पे होगा। 3 कंडीशंस क्यों, देखो पहला कंडीशन, अगर गुड्स सेल ऑन अप्रूवल बेसिस वाला जो प्रोसेस है वो अगर कैजुअली हो रहा है तो क्या एंट्री होगा, फ्रीक्वेंटली हो रहा है तो क्या एंट्री होगा, न्यूमरसली हो रहा है तो क्या एंट्री होगा, ठीक है। कैजुअली मतलब कभी कभी, फ्रीक्वेंटली मतलब थोड़ा ज्यादा, ठीक है, और न्यूमरसली मतलब मैक्सिमम हम लोग इसी तरह से ही सेल करते हैं, ठीक है। तो ये 3 केसेस में अलग अलग एंट्री जो है वो होगा, ठीक है। नॉर्मली यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैजुअली जो होता है। अब देखो पहला पॉइंट हम लोग आज वही पढ़ेंगे, when the business sends goods casually on sale or return basis। तो देखो क्या बोल रहे हैं, when the transaction are few, जब मैंने बोला ना कैजुअली मतलब कभी कभी, अगर ट्रांजैक्शन कम है, the seller on sending the goods treats them as an ordinary sale। तो सेल और रिटर्न बेसिस में अगर कोई सेल कर रहा है, लेकिन इस तरह का सेल का जो क्वांटिटी है, वॉल्यूम है, वो कम है, वो कम, ठीक है, फ्यू कम है, तो सेलर जो गुड्स को उस तरह से सेल कर रहा है उसे ऑर्डिनरी सेल ही ट्रीट करेगा। अब ऑर्डिनरी सेल का तो 2 एंट्री होता है, या तो कैश टू सेल या तो डेटर टू सेल। तो बताओ तो यहाँ पर क्या कैश टू सेल होगा या डेटर टू सेल होगा, क्या होगा नॉर्मली, तुम्हें क्या लगता है, अगर हम लोग कस्टमर को ऑप्शन दे रहे हैं कि आपको पसंद आए तो रखो नहीं तो रिटर्न कर दो, तो क्या होगा, कैश सेल होगा या क्रेडिट सेल होगा, क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल होगा, ठीक है। लेकिन ये ऑनलाइन में क्रेडिट सेल होता नहीं है ना, लेकिन ऑनलाइन में क्रेडिट सेल नहीं होता है, कैश ही होता है सब, या तो पहले पेमेंट करो या तो गुड्स डिलीवरी लेने के टाइम पेमेंट करो, लेकिन बाद में तुम्हें रिफंड मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन होगा ना वो होगा इस तरह से कि अगर तुम लोग तो बगल के दुकान मतलब घर के आसपास जो दुकान में लेने जा रहे हो, तो फिर तुम्हें ऑफर कर दिया ये वाला बिस्किट ले जाओ, ये बहुत अच्छा है, तुम बोले नहीं नहीं ये तो नहीं ले जाते, घर पे मम्मी डांटेगी, ये वाला मुझे नहीं ले जाना, अरे ले जाओ अच्छा है, नहीं अच्छा लगे तो वापस दे देना, ठीक है। तो ऐसे जब ले जा रहे हो तो वो तुमसे उस चीज का पैसा नहीं लेगा, ठीक है, तो क्रेडिट ही होता है नॉर्मली। लेकिन अभी ऑनलाइन सेक्टर में देखो क्रेडिट तो नहीं हो रहा है, कैश ही हो रहा है, लेकिन वो रिफंड करने का ऑप्शन है तुम्हारे पास। इफ द गुड्स आर एक्सेप्टेड or not returned, or the business received no intimation within the specified time limit, no extra entry is required to be passed, because the entry for sale passed at the time of sending goods becomes the usual entry after the expiry of the specified period। तो ये एंट्री किस तरह से होगा इसके बारे में बताया, तो हम लोग ऐसे पढ़ के तो अच्छा नहीं लगेगा, हम लोग एक क्वेश्चन करते तो समझ जाओगे, ठीक है। देखो
यहाँ पर थोड़ा एंट्री बता देते हैं। व्हेन गुड्स आर सेल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, जब हम लोग गुड्स को सेल कर रहे हैं अप्रूवल बेसिस पे तो नॉर्मल सेल्स का ही एंट्री होगा। अभी डेटर की जगह यूज कर सकते हो ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है, डेटर की जगह यूज कर सकते हो ट्रेड रिसीवेबल, तो क्रेडिट सेल का एंट्री हम लोग पास करवाएंगे डेटर टू सेल। और जब रिजेक्ट हो जाएगा, अगर रिजेक्ट होने का मतलब है रिटर्न हो जाएगा, तो रिटर्न होने से क्या एंट्री होता है, या तो तुम रिवर्स एंट्री कर दो, सेल्स टू कस्टमर, या फिर मतलब सेल्स टू ट्रेड रिसीवेबल या सेल्स टू डेटर, और या फिर सेल्स की जगह और एक लैंग्वेज भी यूज कर सकते हो, दैट इज रिटर्न इनवर्ट, क्योंकि सेल्स रिटर्न यानी रिटर्न इनवर्ट, सेल्स रिटर्न यूज कर सकते हो या रिटर्न इनवर्ट यूज कर सकते हो या फिर सिर्फ सेल्स यूज कर सकते हो। फिर बोला है जब एक्सेप्ट होगा इनवॉइस प्राइस नो एंट्री, when goods are accepted at higher than price, ठीक है, तो ये ऐसे नहीं समझ में आएगा, हम लोग इलास्ट्रेशन के साथ समझेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन, देखो क्या है क्वेश्चन दिया हुआ है, CE sends goods to his customer on sale और return basis। CE बोल के कोई मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने अपना गुड्स जो है सेल किया है कस्टमर को ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। The following transaction took place during 2016, और ये जो ट्रांजैक्शन है 2016 में प्लेस हुआ है। September 15 फर्स्ट ट्रांजैक्शन, सेल गुड्स टू कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस एट कॉस्ट प्लस 33 and 1/3%, लिखा हुआ है ₹1 लाख। इसका मतलब समझो, सबसे पहले तो इन लोगों ने जो गुड्स सेल किया है ना, वो ना तो कैश में है ना तो क्रेडिट में, ये सेल्स और रिटर्न बेसिस में है, ठीक है। और ट्रांजैक्शन जो है 2016 का ये दिया हुआ है, और सबसे पहले 15 सितंबर को जो ट्रांजैक्शन हुआ था, गुड्स भेजा गया था कस्टमर को सेल और रिटर्न बेसिस में, और देखो यहाँ पर कितना प्राइस लगाया हुआ है, एट कॉस्ट प्लस 33 and 1/3%, और वैल्यू बताया है 1 लाख। इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब ये है कि जो भी कॉस्टिंग आया था सीई लिमिटेड का जो गुड्स है, सीई का जो गुड्स है वो उसने क्या किया है, इसका मतलब ये है, देखो कॉस्ट प्लस 1/3 कितना दिया हुआ है, कॉस्ट प्लस 33 and 1/3%, 33 and 1/3%। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो भी तुम्हारा कॉस्ट, सपोज अगर कॉस्ट 100 है, ये जो है ये प्रॉफिट डिनोट करता है, क्योंकि कॉस्ट के साथ क्या ऐड हो जाता है, प्रॉफिट ऐड होता है। अब तुम जितने में खरीद रहे हो उतने में तो दूसरे को सेल नहीं करने वाले हो, कॉस्ट में थोड़ी सेल करोगे। अगर मान लो तुम्हारे वही जो मैंने एग्जांपल लिया था, पेन बेचना है, 10 रुपीज का पेन खरीद के लाते हो, तो कम से कम उस पर ₹1 प्रॉफिट जो भी हो, कुछ तो प्रॉफिट लगाओगे, 10 रुपीज में ही थोड़ी सेल करना है। तो वही हो जाता है, ये देखो कॉस्ट प्लस जो प्रॉफिट होता है, ये प्रॉफिट का परसेंटेज दिया हुआ है। अब 33 and 1/3 मतलब कितना होता है पता है तुम लोग को, इजी वे में देखो, 33 and 1/3 मतलब ये कितना हो जाएगा, 100/3 होगा, पता है ना कैसे कैलकुलेशन होता है, 33 into 3 + 1, 100/3%। पहले इसको थोड़ा दिखा देते हैं, 100/3% मतलब 100 divided by 3 whole divided by 100, क्योंकि अगर 3% मतलब क्या होता है, 3/100, उसी तरह से 100/3% मतलब 100/3 divided by 100, तो 100/3 into 1/100, तो सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया 1/3। ये याद रखो, हर जगह काम आएगा, कॉस्ट हो, टैक्स हो, अकाउंट्स हो, जो भी हो। तो यहाँ पर देखो 33 and 1/3% का सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या हो जाता है, 1/3 हो जाता है, सिंप्लीफाइड फॉर्म हो जाता है 1/3। तो ये इन लोगों का बोलने का मतलब ये है कि इन लोगों का गुड्स का जो भी कॉस्ट होगा, सपोज अगर गुड्स का कॉस्ट 100 रुपीज है, तो उस पे इन लोगों को प्रॉफिट लगाना है 33 and 1/3%। तो फिर कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मतलब क्या होगा, अभी मैंने बताया था सेल, तो कॉस्ट प्लस प्रॉफिट मतलब सेल होगा। सपोज अगर कॉस्ट 100 है तो प्रॉफिट हो जाएगा 33 and 1/3। और एक तरह से भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, 1/3 तुम लोग कैलकुलेटर में 1 divided by 3 करो, देखो कितना आ रहा है, इस तरह से देखो 3 चलते ही जाएगा, ठीक है, ऐसे चल रहा है 33%। तो सेल वैल्यू मुझे कैलकुलेट करके तुम लोग बता सकते हो कितना होगा, प्लस 33 का मतलब होता है 100 रुपीज पे ही 33। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताते हैं, देखो 100 प्लस अगर 25% होता, तो ये देखो 100 मतलब मान लो ऐसा लिखा हुआ रहता, कॉस्ट प्लस 25%, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेट कॉस्ट अगर हम लोग सोच लेते हैं 100, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 100 के ऊपर 25%, तो दैट इज 25। तो सेल वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 + 25, दैट इज 125।
5, ठीक है। उसी तरह से तुम लोग को यहाँ पर मुझे बताना है कि सेल वैल्यू क्या होगा। बताओ कितना सेल वैल्यू होगा। मैंने यहाँ पर समझाया कॉस्ट प्लस 25% का मतलब क्या होता है। जो भी कॉस्ट होगा उसके ऊपर 25% प्रॉफिट होगा। तो मैंने क्योंकि ये परसेंटेज दिया हुआ है, मैंने मान लिया कि कॉस्ट 100 है, एजम्पशन लिया, तो प्रॉफिट हो जाएगा 100 के ऊपर 25%, दैट इज ₹25। तो सेल वैल्यू हो जाता है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, दैट इज 125। इसी तरह से मुझे ये वाला बता दो कितना होगा। बताओ, कैलकुलेट करो। इजी है वैसे, बस ये 0.33 तुम लोग को कैलकुलेट करने आता है कि नहीं वही हम चेक कर रहे हैं। बताओ कितना होगा। कैलकुलेटर लो, जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, 100 इंटू 25% किया ना, तुम लोग करो 100 इंटू 133.333। हाँ 133.33333 इस तरह से चलते जाएगा, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करोगे, 100 इंटू 33.3333 करो, या फिर मैंने अभी जो सिखाया 100 इंटू 1/3 कर लो, तो भी तो आ जाएगा। अभी तो मैंने सिंप्लीफाइड फॉर्म सिखाया ना तुम लोगों को। 33 एंड 1/3% मतलब कितना सिखाया, 1/3 सिखाया कि नहीं। तो 100 इंटू 1/3 अभी तो सिखाया 1/3 होता है, ये तो यूज करना है तुम लोगों को। 1/3 मतलब कितना होता है, देखो 33.3333 कैलकुलेटर में दिख रहा होगा तुम लोगों को, तो 133.33, तभी तो मैंने सिखाया, इसे यूज करो, जो सिखाया मैंने उसे यूज करो। तो ये देखो से जो गुड सेल हुआ था वो कॉस्ट प्लस 33 एंड 1/3% में सेल हुआ था, और जिसका वैल्यू था 1 लाख, यानी सेल वैल्यू है 1 लाख। और गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर 15 सितंबर को हम लोगों ने भेजा था, 28 अक्टूबर को गुड्स रिटर्न कर दिया कस्टमर ने, 40,000 का गुड्स रिटर्न कर दिया। उसके बाद नवंबर 25 में रिसिप्ट लेटर ऑफ अप्रूवल फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से अप्रूवल मिला है कि उसको गुड्स रखना है। अप्रूवल मतलब हाँ मुझे गुड्स रखना है 40,000 का, ठीक है। सॉरी। और दिसंबर 31 में देखो गुड्स विद कस्टमर्स अवेटिंग अप्रूवल, अप्रूवल के लिए 20,000 का गुड्स अभी भी बाकी है। सीई रिकॉर्ड सेल और रिटर्न ट्रांजैक्शन एज ऑर्डिनरी सेल, ऑर्डिनरी सेल की तरह ही वो ट्रीट करता है, क्योंकि इन लोग का जो ऐसा सेल होता है वो ऑकेशनली होता है, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द necessary journal entries in the books of CE assuming that accounting year closes on 31st December 2016। तो हम लोग का अकाउंटिंग एंट्रीज करना है, ठीक है, जर्नल एंट्रीज पास करवाना है। तो चलो जर्नल एंट्री पास करवाते हैं। तो सीई, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ सीई, और जर्नल का जिस तरह से कॉलम होता है कर लो। डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर। अच्छा बताओ 15 सितंबर, सबसे पहले है 15 सितंबर, तो पहले हम लोग डेट लगा लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, सेंड गुड्स टू कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस 1 लाख। तो सेल किया है हम लोगों ने, लेकिन रिटर्न बेसिस पे सेल किया है, लेकिन हम लोग को ऑर्डिनरी सेल ही ट्रीट करना है, तो पैसा तो मिला नहीं है, ठीक है, पैसा तो मिला नहीं है, रिटर्न बेसिस पे किया है ना, पैसा तो रिसीव किया नहीं, तब तो बोल देता कैश सेल, और कैश सेल होने से रिटर्न बेसिस क्या होगा। तो बताओ अगर सेल और रिटर्न बेसिस पे किया है तो सेल का एंट्री क्या होगा, ऑर्डिनरी सेल है, तो बताओ सेल का एंट्री क्या होगा, कैश सेल नहीं है तो क्रेडिट सेल की तरह एंट्री करो, तो बताओ एंट्री क्या होगा। डेटर अकाउंट दिया टू सेल अकाउंट। डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, हम लोग यहाँ पर डेटर की जगह ट्रेड रिसीवेबल लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और वैल्यू बताओ कितना है, 1 लाख 1 लाख। ये बेसिकली जर्नल बेस्ड चैप्टर ही है, ठीक है। तो नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस, ठीक है।
अब नेक्स्ट तुम लोग सोच के बताओ, 20 अक्टूबर को कस्टमर ने गुड्स रिटर्न कर दिया और वैल्यू भी बता दिया 40,000 का रिटर्न कर दिया, तो बताओ क्या एंट्री करेगा सीई? सी मतलब इनका जो बिजनेस का नाम है, ठीक है। 20 अक्टूबर, बताओ क्या एंट्री होगा? मैम सेल्स रिटर्न्स टू उसका अपोजिट उल्टा। हाँ, रिटर्न का देखो ऑपोजिट भी हो सकता है, रिटर्न कर देगा तो रिटर्न का भी एंट्री दे सकते हो, क्योंकि यहाँ पर देखो कुछ भी हम लोग यूज कर सकते हैं, यहाँ पर देखो क्या क्या यूज कर सकते हैं। जब रिटर्न हो जाएगा तो हम लोग देखो यूज कर सकते हैं, या तो रिटर्न इनवर्ड यूज कर सकते हो, सेल्स रिटर्न यूज कर सकते हो, या फिर रिवर्स एंट्री कर दो तो भी चलेगा, ठीक है। जो भी तुम लोग को ठीक लगे, कोई भी फिक्स्ड रूल नहीं है, जो ठीक लगे तुम लोग उस तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, तो रिटर्न का एंट्री हम लोग लिख लेते हैं, रिटर्न इनवर्ट लिख लेते हैं, ठीक है। रिटर्न इनवर्ट लिख लेते हैं, ठीक लगेगा देखने में। रिटर्न इनवर्ट अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा? ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर। डेटर कम हो जाएगा। रिटर्न का एंट्री क्या होता है? रिटर्न इनवर्ट टू ट्रेड रिसीवेबल बीइंग गुड्स रिटर्न, बीइंग गुड्स रिटर्न मतलब इतने का गुड्स जो है पसंद नहीं आया, रिटर्न हो गया। बीइंग गुड्स रिटर्न, अब कितने का गुड्स रिटर्न हो गया? देखो 40,000, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 40,000। अब नेक्स्ट देखो क्या हुआ। November 25 रिसीव्ड लेटर ऑफ अप्रूवल फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से हम लोगों को एक लेटर मिल गया अप्रूवल का। अप्रूवल मतलब मुझे गुड्स पसंद है, मुझे रखना है, ठीक है। तो 40,000 का गुड्स जो है वो सेल हो गया, तो क्या एंट्री होना चाहिए बताओ? 40,000 का जो गुड्स है वो सेल हो गया है 25 नवंबर, नवंबर यानी 11th, तो बताओ क्या एंट्री होना चाहिए? मतलब कस्टमर जो है लेटर लिख के बोल रहा है, तुम फोन पे बोल दो, लेटर लिख के बोल रहा है कि हाँ मुझे गुड्स पसंद आ गया है, हम ये गुड्स रखना चाहते हैं। कितने का? 40,000 का। देखो पहले 1 लाख गुड्स सेंड किया था, उसमें से 40,000 रिटर्न हो गया, तो बताओ अभी कितना गुड्स अप्रूवल के लिए बचा हुआ था? ये देखो यहाँ पर हम थोड़ा सा लिख के समझाते हैं। 1 लाख का गुड्स सबसे पहले हम लोगों ने सेंड किया था, उसके बाद 40,000 रिटर्न कर दिया कस्टमर ने, तो कस्टमर के पास कितना बचा हुआ था? 60,000। उसमें से कस्टमर बोल रहा है कि मुझे 40,000 गुड्स जो है वो ले लेना है, ठीक है, मुझे लेना है 40,000 गुड्स। तो अभी तक कस्टमर के पास कितना का गुड्स बचा हुआ रहेगा? 20,000। तो इसका एंट्री हम लोगों ने कर दिया कि हम लोगों ने 1 लाख का सेल कर दिया है, 40,000 रिटर्न आ गया, वो भी हम लोगों ने कर दिया। तो हम लोग के पास अभी कस्टमर के पास कितना बचा हुआ है? 60,000। अब उसमें से कस्टमर बोल रहा है कि मुझे 40,000 का गुड्स जो है वो पसंद आ गया, तो पसंद आ गया मतलब सेल हो गया, तो क्या एंट्री होगा? मैम सेल टू ट्रेड रिसीवेबल। अरे बार बोलो, हेलो अरे एक बार बोलो, सुनते पेलाम ना, नेटवर्क प्रॉब्लम। अरे बार बोलो। सेल टू ट्रेड रिसीवेबल एक्चुअली कोई एंट्री होगा नहीं, क्यों बताओ? क्योंकि हम लोगों ने तो यहाँ पर ऑलरेडी एंट्री कर दिया है ना, किया है कि नहीं बताओ? यहाँ पर तो हम लोगों ने एंट्री कर दिया है, गुड्स तो भेज चुके हैं। हाँ, हम लोगों ने 1 लाख तो पहले ही सेल दिखा दिया था, मतलब डेटर टू सेल, क्रेडिट सेल का एंट्री कर दिया। अब इसी 1 लाख में ही तो वो 40,000 इंक्लूडेड है जो हम लोगों का सेल हो गया है, तो सेल जो हो गया है उसका तो एंट्री हम लोगों ने कर दिया। अब वो तो सिर्फ हम लोगों को अप्रूवल लेटर दे रहा है कि हाँ मुझे ये गुड्स पसंद है, पैसा थोड़ी दे रहा है। अगर हम लोगों को पैसा रिसीव हो जाता कि कस्टमर ने अप्रूवल कर दिया और वो बोल रहा है कि अभी कैश पेमेंट कर देगा, तो नवंबर को अगर कैश पेमेंट करता तो हम लोग एंट्री कर देते, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर, 40,000 का सेल हो गया। अब कैश तो हम लोग को मिल नहीं रहा है, वो सिर्फ बता रहा है कि मुझे ये पसंद है। तो सीई को क्या लग रहा है, मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन उसे क्या लग रहा है, हाँ मेरा 40,000 का सेल हो गया। जब वो एंट्री करने जाएगा तो उसे याद आ जाएगा, अरे मैंने तो पहले ही एंट्री करके रखा है, मुझे कौन सा दूसरा बार एंट्री करना है, मैंने तो 1 लाख का टोटल एंट्री पहले ही कर दिया, उसमें से 40,000 रिटर्न हो गया। यानी अभी भी मुझे लग रहा है कि अगर मेरा सेल होगा तो कितना सेल हो सकता है? 60,000 का सेल हो सकता है। 1 लाख में 40 रिटर्न हो गया
तो 60,000 का सेल हो सकता है, लेकिन अप्रूवल लेटर आया कि नहीं, 60,000 का नहीं 40,000 का अप्रूवल लेटर आया, तो 40,000 तो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है। तो एक चीज तुम लोग हमेशा याद रखो, जब भी और मतलब अप्रूवल लेटर आएगा तो वो अप्रूवल लेटर होता है या फिर फोन करके बताया जाता है, जो भी हो, उसमें कुछ ट्रांजैक्शन तो हो नहीं रहा है। अगर कोई भी पेमेंट रिसीव नहीं हो रहा है तो फिर एंट्री क्यों करें, क्योंकि ऑलरेडी एंट्री तो हम लोग कर चुके हैं कि ट्रेड रिसीवेबल टू सेल, ऑलरेडी इस ट्रेड रिसीवेबल के अंदर ही तो इंक्लूड है उस डेटर का भी वैल्यू, तो फिर मतलब उस सेल का भी वैल्यू इंक्लूडेड है, तो फिर यहाँ पर नो एंट्री। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बोला है, नो एंट्री लिखने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन तुम लोग को पॉइंट याद रहे इसीलिए हम यहाँ पर हाईलाइट कर दे रहे हैं। देखो नो एंट्री, इसमें नो एंट्री क्यों नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसका एंट्री तो हम लोगों ने कर दिया, क्योंकि वो सिर्फ अप्रूवल दे रहा है, मतलब कंफर्मेशन है कि सेल हो गया, लेकिन कंफर्मेशन के पहले ही तो हम लोगों ने क्या कर दिया है, ऑर्डिनरी सेल वाला एंट्री कर दिया है। ऑर्डिनरी सेल में क्या होता है, डेटर टू सेल, क्रेडिट सेल, वही वाला एंट्री हम लोगों ने कर दिया है। तो अब अगर सेल हो गया है तो फिर क्यों एंट्री करें, ऑलरेडी तो सेल का एंट्री कर चुके हैं, तो अगर सेल हो गया है तो फिर क्यों करेंगे, अगर नहीं हो रहा है तभी उसे क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, उसे उसका क्वांटिटी को कम करना पड़ेगा। तो 25 को नो एंट्री, कंसेप्ट ये था। अब 31 दिसंबर में क्या बोल रहे हैं, देखो 31 दिसंबर में गुड्स विद कस्टमर एवर्टिंग फॉर अप्रूवल, अप्रूवल के लिए अभी भी कस्टमर के पास कितने का गुड्स पड़ा हुआ है, अभी भी कस्टमर के पास 20,000 का पड़ा हुआ है, जो मैंने अभी तुम लोगों को बताया भी था कैलकुलेट करके। 1 लाख का सेल किया, 40,000 रिटर्न हो गया, बचा 60,000, 60,000 में 40,000 अप्रूव्ड है, तो रिमेनिंग हो गया 20,000। कौन से डेट पे हम लोगों ने ध्यान दिया कि ये 20,000 रिमेनिंग है, 31 दिसंबर में देखा कि हम लोगों ने 20,000 रिमेनिंग है, 31 दिसंबर। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो इन लोगों का बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने का टाइम आ गया, मतलब कंसेप्ट समझो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने का टाइम आ गया, मतलब 31 दिसंबर जो है ईयर एंडिंग है, 31 दिसंबर जो है ईयर एंडिंग है, यानी 1 जैन इन लोगों का जो है वो ओपनिंग है, ठीक है, अकाउंट्स मतलब इन लोग का बुक्स ऑफ अकाउंट्स 1 जैन को ओपन होता है, 31 दिसंबर को क्लोज होता है। अब जब अकाउंट्स एंट्री अकाउंटिंग जब क्लोज होता है तो तुम लोग बोल सकते हो क्या प्रिपेयर करता है एक ट्रेडर, मतलब एक सोल प्रोप्राइटर क्या बनाता है जब उसका अकाउंट्स एंड होता है, मतलब एक ईयर एंड होता है तो क्या बनता है, बताओ क्या बोलते हो उसे तुम लोग, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, फाइनल अकाउंट्स बोलते हो ना, फाइनल अकाउंट्स, जहां पर हाँ बैलेंस, जहां पर क्या क्या बनता है, ट्रेडिंग, पीएल एंड बैलेंस शीट। तो बताओ इस ट्रेडिंग पीएल में क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हो ना, ट्रेडिंग में क्लोजिंग स्टॉक दिखाते हो, और कहां पर दिखाते हो क्लोजिंग स्टॉक को, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम लोग करंट एसेट होता है ना, क्लोजिंग स्टॉक करंट एसेट होता है, तो शो करते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या प्रॉफिट के साथ रिलेट होता है, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिखाने से क्या फर्क पड़ेगा पता है तुम लोगों को, क्लोजिंग स्टॉक को अगर नहीं शो करोगे तो क्या फर्क पड़ेगा, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर समझो, सपोज यहाँ पर डेबिट साइड, ये ट्रेडिंग मानते हैं, ठीक है, डेबिट साइड मैंने ट्रेडिंग 100 दिखा रहा है ट्रेडिंग का इधर, ठीक है, और इधर सपोज हम दिखा रहे हैं 50 और यहाँ पर 90 प्लस 50 140 हो रहा है, ठीक है, तो 140, तो इधर कितना आ जा रहा है 40, मतलब ये मान लो परचेज है फॉर एग्जांपल, ये सेल है, जस्ट सिंप्लीफाई किया है मैंने, और ये क्लोजिंग स्टॉक है, तो हमारा प्रॉफिट कितना दिख रहा है 40। अब ये क्लोजिंग स्टॉक सपोज नहीं शो कर रहे हो, ठीक है, नहीं शो कर रहे हो, तो प्रॉफिट कितना दिखेगा, प्रॉफिट नहीं दिख के क्या दिख रहा है, इधर आ जाएगा ना बैलेंस, लॉस दिखेगा कि नहीं, अगर क्लोजिंग स्टॉक नहीं शो करोगे तो लॉस दिखेगा कि नहीं, तो क्लोजिंग स्टॉक लेकिन प्रॉफिट के साथ इफेक्टेड होता है, या फिर क्लोजिंग स्टॉक अगर गलत शो कर रहे हो तो भी प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इफेक्टेड हो जाएगा, तो क्लोजिंग स्टॉक तो दिखाना ही पड़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक दोनों ही प्रॉफिट को इफेक्ट करता है, ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक या फिर ओपनिंग स्टॉक अगर तुम लोग गलत दिखा रहे हो, जो कि तुम लोग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में पढ़ोगे, तो तुम्हारा प्रॉफिट जो है वो कम या ज्यादा दिख सकता है। जैसे क्लोजिंग स्टॉक में क्या इफेक्ट आएगा देख लो, एक बार समझ ही लो, जैसे मैंने यहाँ पर अभी लिखा था 100, यहाँ पर लिखा था 50 और यहाँ पर लिखा था 90, तो यहाँ 40 आ रहा था, सपोज तुम लोग क्लोजिंग स्टॉक 100 लिख रहे हो, इधर 50 लिख रहे हो, इधर गलती से 80 हो गया, या फिर जिस भी रीजन से 80 किए हो, ठीक है, लेकिन होना चाहिए 90, तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना शो करेगा 30 रुपीज, बैलेंस करो ना 30 रुपीज, तो प्रॉफिट क्या हो गया,
कम हो गया, तो अगर क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होता है तो प्रॉफिट ज्यादा रहेगा, और क्लोजिंग स्टॉक अगर कम हो जाएगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो अगर तुम लोग गलत करोगे तो उससे प्रॉफिट का क्या हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक के साथ प्रॉफिट जो होता है ना वो प्रोपोर्शनेट होता है। क्लोजिंग स्टॉक को अगर गलती से ज्यादा दिखाओगे तो प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा, जो कि रॉन्ग है, उतना है ही नहीं तुम्हारा प्रॉफिट, तुम्हारे गलती की वजह से वो शो हो रहा है। और क्लोजिंग स्टॉक को कम शो करोगे तो तुम्हारा प्रॉफिट भी कम शो हो जाएगा, ठीक है। अब इतना कुछ बोलने का रीजन क्या है, क्योंकि सीई का जो है, सीई ऑर्गेनाइजेशन का जो है अकाउंटिंग ईयर एंड होने आ रहा है और इसको बनाना है अपना ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, और इसको अपना क्लोजिंग स्टॉक भी कैलकुलेट करना है। तो जैसे इसने अपना क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने स्टार्ट किया, उससे याद आया कि मैंने जो गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस में भेजा था उसका अप्रूवल तो अभी तक नहीं आया है, 31 दिसंबर हो गया, उसका अप्रूवल नहीं आया है, और शायद जो टाइम इन लोगों ने दिया था वो भी शायद कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक। तो ये लोग वेट करना चाहता है, लेकिन इन लोग का जो है टाइम तो कंप्लीट हो गया है, मतलब फाइनल अकाउंट्स तो प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो अब ये 20,000 का ये लोग क्या करें, ये सोच रहा है कि 20,000 का गुड्स जो कस्टमर के पास पड़ा हुआ है, मुझे तो नहीं पता, अब सीई लिमिटेड को तो नहीं पता ना ये कस्टमर जो है वो हाँ बोलने वाला है या ना बोलने वाला है। 20,000 गुड्स के लिए अप्रूवल जो है वो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा नहीं पता है, लेकिन इसे अपना फाइनल अकाउंट्स जो है वो एक्यूरेट बनाना है। तो ये क्या कर सकता है, तो इसके पास एक ही ऑप्शन है, इसे क्या करना चाहिए, मतलब देखो सेल ऑन अप्रूवल बेसिस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है, यहाँ पर अच्छे तरह से देखो क्या करना है हम लोगों को। करना ये है कि अप्रूवल तो नहीं आया है और अभी अप्रूवल मिलेगा भी नहीं, क्योंकि टाइम लिमिटेशन तो यहाँ कुछ बताया नहीं है, यानी वेट करना पड़ेगा। तो वेट करना है तो वेट तो करेंगे, लेकिन मुझे फाइनल अकाउंट्स भी मेरा ठीक से बनाना है। हम कौन है, सीई, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सेल जो किए हैं, मतलब 20,000 का जो अप्रूवल नहीं मिला है, उतना सेल को हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग रिवर्स करके सेल को कैंसिल कर देंगे। पहले हम सेल को कैंसिल करते रहे जिसका अप्रूवल अभी तक नहीं मिला है और हम लोग वेट करना चाहते हैं। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल, तो कितना हो गया 20,000 being cancellation of original entry of sale in respect of goods sold on return basis, ठीक है। एक नैरेशन लिख दे रहे, ठीक है, बाकी तुम लोग लिखना बाकी क्वेश्चन में। तो देखो यहाँ पर मैंने पहले क्या किया, गुड्स को कैंसिल कर लिया। अब इफेक्ट समझो, गुड्स को कैंसिल कर लिया तो अब इफेक्ट समझो, इफेक्ट क्या हो रहा है। देखो यहाँ पर कितना था, 1 लाख था, ठीक है, 1 लाख। ट्रेड रिसीवेबल कितना शो हो रहा है, 1 लाख। सेल कितने का शो हो रहा है, 1 लाख। फिर देखो यहाँ पर रिटर्न इनवर्ड हो गया, मतलब सेल्स जो है वो हमारा वापस आ गया है। तो 1 लाख में से 40,000 कम हो जाएगा, ये 1 लाख रिड्यूस होकर 40,000 रिड्यूस हो गया, तो कितना रिमेनिंग रह जाएगा, 60,000। और सिमिलरली ये जो ट्रेड रिसीवेबल यानी डेटर का वैल्यू भी 1 लाख से 40,000 कम हो जाएगा, 60,000 हो गया। फिर नेक्स्ट नो एंट्री, बिकॉज ऑलरेडी हमारा सेल का एंट्री किया हुआ है। फिर देखो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर 20,000 का जो है सेल, उसे हम लोगों ने क्या कर दिया, 20,000 का जो सेल है उसे हम लोगों ने कैंसिल कर दिया, ठीक है। 20,000 का सेल कैंसिल कर दिया, तो 60,000 का सेल दिख रहा था, उसमें से हम लोगों ने 20,000 कैंसिल कर दिया, तो बचा कितना, 40,000, जो कि सेल हो चुका है। अब इतने का सेल हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। अब ये गुड्स जो है ये तो हमारे पास नहीं है, ये है कस्टमर के पास, और इसे हमें दिखाना है क्लोजिंग स्टॉक। तो 31 दिसंबर में हम लोग क्या लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक का एंट्री क्या होता है, ट्रेडिंग में तुम लोग लिखते हो बाय क्लोजिंग स्टॉक, तो अगर जर्नल एंट्री रीड करोगे तो होता है क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। तो यहाँ पर क्लोज स्टॉक को आजकल बोला जाता है इन्वेंट्रीज, ठीक है, स्टॉक को बोला जाता है इन्वेंट्रीज। तो इन्वेंट्रीज इस तरह से लैंग्वेज यूज करना है, इन्वेंट्रीज विद कस्टमर ऑन सेल्स और रिटर्न debit to trading. Sale inventories with customer on sale or return account debit
टू ट्रेडिंग। अब हम लोग क्या करेंगे, जो गुड्स कस्टमर के पास रह गया है उसे पहले हम लोग सेल नहीं मान रहे, क्योंकि उसका अप्रूवल अभी तक नहीं मिला है, तो हम लोग उस सेल को एक बार कैंसिल कर दे रहे, मतलब हम लोग ये सोच रहे हैं कि ये सेल नहीं होगा। और लेकिन ये गुड्स हमारे पास भी नहीं है, हमें उसे क्लोजिंग स्टॉक दिखाना है। सेल नहीं होगा तो क्या दिखाओगे, क्लोजिंग स्टॉक दिखाओगे। सेल नहीं हो रहा है तो या तो वो रिटर्न हो जाएगा या तो फिर वो सेल होगा। जब सेल होगा तब देखा जाएगा। अभी तो सेल नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोगों को अप्रूवल मिलने का अभी टाइम नहीं आया है, अप्रूवल मिला भी नहीं है, पता नहीं हाँ होगा या ना, लेकिन फाइनल अकाउंट्स बनाना है। तो अगर हम लोग इसे सेल ही दिखाएंगे तो हमारा प्रॉफिट गलत दिखेगा ना, सेल को कैंसिल नहीं करेंगे। तो जब तुम लोग बाई सेल लिखोगे तो उसमें बाई सेल में आना चाहिए 40,000, लेकिन आ जाएगा 60,000, क्योंकि देखो अगर हम लोग ये वाला एंट्री नहीं करते, एक बार समझो, अगर हम लोग 31 दिसंबर वाला ये एंट्री नहीं करते तो गुड्स का वैल्यू कितना सेल होता, सेल का वैल्यू कितना दिखता पता है, 1 लाख माइनस 40,000 हो जाता है 60,000। लेकिन सेल तुम्हारा कितना दिखना चाहिए, सेल तुम्हारा 40,000 ही दिखना चाहिए, बिकॉज सेल जो है 40,000 हुआ है, 20,000 का तो अप्रूवल मिला नहीं है। इसीलिए हम लोग को क्या करना है, 20,000 का हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। तो इसीलिए सेल देखो माइनस करके तुम लोग देखो, घूम फिर के वो 40,000 ही आ रहा है, 1 लाख माइनस 40 माइनस 20, ठीक है। तो 40,000 का ही सेल शो हो रहा है, जो होना चाहिए, तभी एग्जैक्ट जीपी आएगा। इसीलिए हम लोग वो सेल जो है जिसका अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है उसे कैंसिल कर दिया है हम लोगों ने। अब तुम लोग को क्या करना है, उस गुड्स को क्लोजिंग स्टॉक दिखाना है, क्योंकि कस्टमर अभी भी लेगा या नहीं ऐसा कुछ नहीं बोला है। और एक चीज याद रखो, स्टॉक हमेशा किसमें रिकॉर्ड होता है, कॉस्ट प्राइस में। ये ध्यान रखो, स्टॉक जो है वो हमेशा किस पे रिकॉर्ड होता है, कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है, ये नोट कर लो। अब देखो कितने का गुड्स जो है वो हम लोग को स्टॉक में दिखाना है, 20,000 का, ठीक है। लेकिन 20,000 हमारा कौन सा प्राइस है, 20,000 हमारा सेल प्राइस है। तो 20,000 जो है ये हमारा सेल प्राइस है, हम लोग को कॉस्ट में दिखाना है। तो सेल से क्या डिडक्ट करना पड़ेगा, सेल मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो सेल से अगर हम लोग प्रॉफिट लेस कर देंगे तो ये हम लोगों को क्या मिलेगा, कॉस्ट। और प्रॉफिट कितना है, 33। ये देखो कॉस्ट के ऊपर कितना प्रॉफिट लगाया जा रहा है, 33 एंड 1/3%, यानी डायरेक्टली बोल सकते हो तुम लोग 1/3, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से प्रॉफिट को एलिमिनेट करेंगे। तो किस तरह से कैलकुलेशन करोगे, देखो सबसे इजी वे ये है, ऐसे 3 कॉलम कर लो हमेशा, कॉस्ट, सेल, प्रॉफिट, ठीक है। ये कहीं भी अप्लाई कर सकते हो तुम। तो यहाँ पर क्वेश्चन में बोल के रखा है बेस जो है कॉस्ट प्लस 33 एंड 1/3%, तो प्रॉफिट जो है 33 एंड 1/3% है। कॉस्ट जो है वो परसेंटेज है, इसीलिए हम लोग मानेंगे 100, और हमारा सेल वैल्यू आया था 133.33, इस तरह से। और हम लोग यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे, किस तरह से, देखो हम लोगों को कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो 133.33 अगर सेल प्राइस होता है तो कॉस्ट प्राइस होता है 100। अगर 1 कॉस्ट सेल प्राइस होगा तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 133.33। और हम लोगों को कितने का कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना है, 20,000 सेल वैल्यू का कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना है। तो 20,000 अगर सेल वैल्यू है तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा। अब तुम लोग को कैलकुलेटर लेना है और जैसा हम बताएंगे वैसे ही कैलकुलेट करना है। तो तुम लोग लिखो 100 इंटू 20,000, पहले कैलकुलेटर में तुम लोग लिखो ये वाला, क्यों, रीजन क्या है हम बता रहे हैं। 100 इंटू 20,000, अभी डिवाइड मत करो, 100 इंटू 20,000 लिखो, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 20 लाख आ रहा है, ठीक है। डिवाइडेड बाय 133.33 करके, जब तक कैलकुलेटर में 3 आ रहा है, मतलब 3 लिखने का स्पेस जितना है उतना बार 33333 लिखते जाओ, ठीक है। 33 लिखते जाओ, क्योंकि वो तो ऐसे ही आ रहा था ना, वो तो हम लोग नहीं लिख रहे, तो 33 तब तक लिखना है कैलकुलेटर में जब तक कैलकुलेटर लेगा, ठीक है। और फिर इक्वल दबाओ, तो देखो 15,000 तुम लोगों को पूरा राउंड फिगर में मिलेगा। और अगर तुम लोग वैसा ना करके सिर्फ 2 3 लगाते हो तो उसमें राउंड फिगर में आंसर नहीं आएगा, तुम लोग चेक करके देख लो। 133.33 लगाओगे तो 15,000.3750,093 इस तरह से आएगा। तो जब भी इस तरह का डेटा होता है, मतलब जो चलते जाता है, ठीक है, इनफाइनाइट होता है, तब हम लोग को इसी तरह से 0.33 है तो 0.33 पूरा लिखना है जब तक कैलकुलेटर लेगा। ये कैलकुलेशन करने का एक मतलब मेथड है, इससे तुम्हारा जो आंसर है वो राउंड फिगर में आएगा, कभी भी पॉइंट में नहीं आएगा। तो ये 15,000 हो गया है कॉस्ट वैल्यू, 15,000 हो गया है कॉस्ट वैल्यू।
तो हम लोग को क्या करना है, कॉस्ट में रिकॉर्ड कर लेना है, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग ईयर जो है वो क्लोज हो गया है. बीइंग द एडजस्टमेंट फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स लाइंग विथ कस्टमर. जो गुड्स कस्टमर के पास रह गया है उसका एडजस्टमेंट क्या करें, क्योंकि नहीं पता, वो सेल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. अब अगर तुम लोग सोचोगे इसके बाद अगर वो कस्टमर बोल रहा है, मान लो 31 दिसंबर के बाद कस्टमर बोल रहा है कि हाँ मुझे गुड्स खरीदना है, बता रहा है कि हाँ मेरा गुड्स का अप्रूवल है, अगर वो बता रहा है कि हाँ मुझे गुड्स खरीदना है, तो फिर तुम लोगों को सेल का एंट्री करना पड़ेगा इस केस में. क्यों? क्योंकि सेल को यहाँ रिवर्स करके कैंसिल कर चुके हो, तो फिर सेल का एंट्री करना पड़ेगा. तो पूरा टेक्निकली चीज को समझो कि क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो स्टार्टिंग में क्या हुआ है, स्टार्टिंग में हम लोगों ने पूरा का पूरा गुड्स को ही सेल बोल के रिकॉर्ड कर दिया, जस्ट लाइक क्रेडिट सेल. उसके बाद रिटर्न हुआ, तो जैसे रिटर्न का एंट्री होता है रिटर्न एंट्री कर दिया, तो फिर हम लोगों का अभी क्रेडिट सेल का बैलेंस बच रहा है 60,000, और उसके बाद यहाँ पर फिर सेल का अप्रूवल आ गया. तो ऑलरेडी यहाँ पर तो 60,000 हम लोगों ने सेल दिखाया था, तो पेमेंट तो नहीं मिल रहा है, तो वो 40,000 जो सेल हुआ है वो इसी में इंक्लूडेड है. तो 60,000 से 40,000 लेस कर दो, बचता है 20,000, जिसका कोई भी अप्रूवल नहीं मिला है, ना तो रिटर्न हुआ है, और फाइनल अकाउंट्स बनने का टाइम आ गया है. तो सेल को कैंसिल कर देते हैं ताकि जीपी जो है वो करेक्ट आए, और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो उस मतलब जो गुड्स कस्टमर के पास है उसे क्लोजिंग स्टॉक ट्रीट कर. मैम साउंड আসছে না. হ্যালো, আসছে দাদা? কতক্ষণ আসছে জাস্ট গেছিল, এক সেকেন্ডের জন্য চলে গেছিল. আচ্ছা ঠিক আছে, আমি ভাবছি অনেকক্ষণ ধরে হয়ে গেল নাকি. तो देखो जब भी तुम लोगों को स्टॉक जो है वो रिकॉर्ड करना है तो हमेशा कॉस्ट में ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा. ठीक है, स्टॉक को हमेशा कॉस्ट में ही रिकॉर्ड करोगे, ये हर जगह के लिए एप्लीकेबल है. अब देखो इलस्ट्रेशन 2. एस लिमिटेड सेंड्स आउट इट्स गुड्स टू डीलर्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस. मतलब एस लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, यानी सपोज ये मैन्युफैक्चरर है या होलसेलर है, ठीक है, तो ये अपने डीलर को गुड्स दे रही है सेल और रिटर्न बेसिस पे. ऑल सच ट्रांजैक्शन आर हाउएवर ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल्स एंड आर पास्ड थ्रू द डे बुक. डे बुक मतलब तुम लोग कर रहे हो ना वो मंडे वाले क्लास में, सेल्स डे बुक जो होता है, रिटर्न डे बुक में कर रही. अब नॉर्मल सेल की तरह ट्रीट करेगी तो डे बुक में ही एंट्री करेगी. Just before the end of the accounting year on 31st March 2016, जब accounting year complete होने वाला था, 200 such goods have been sent to a dealer at 250 each. तो 200 मतलब 200 गुड्स है, नंबर ऑफ गुड्स 200 जो डीलर को भेजा गया है 250 में, लेकिन जिसका कॉस्टिंग है 200. मतलब एस लिमिटेड के लिए कॉस्ट आया है 200, लेकिन वो अपने डीलर को उसे 250 में भेज दिया है ऑन सेल और रिटर्न बेसिस. मतलब डीलर को बोल रहा है तुम रखो, अगर तुम बेच पाते हो तो बेचना और मुझे बता देना सेल हुआ है, अगर नहीं बेच पाते हो तो रिटर्न कर देना. एंड डेबिटेड टू हिज अकाउंट. और क्योंकि इन लोगों को रूल्स क्या है, ये लोग सेल और रिटर्न बेसिस में बेचने से भी एक्चुअल सेल ट्रीट करता है, तो कस्टमर के अकाउंट को डेबिट करेगा. अब इस एस लिमिटेड के लिए कस्टमर कौन है, उसका डीलर. ठीक है, उसका डीलर कस्टमर है. ऑफ द गुड्स on 31st March 2016 50 were returned, और जिसमें से डीलर ने 50 गुड्स रिटर्न कर दिया एंड 70 were sold और 70 सेल कर दिया. while for the other goods date of return has not yet expired. लेकिन बाकी जो क्वांटिटी ऑफ गुड्स डीलर के पास पड़ा हुआ है उसके लिए अभी भी रिटर्न का टाइम जो है वो एक्सपायर नहीं हुआ. मतलब जो ये होलसेलर है उसने जो भी टाइम दिया था, एस लिमिटेड ने जो एक टाइम पीरियड स्पेसिफाई किया था, वो अभी भी टाइम पीरियड जो है कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी एक्सपायर्ड नहीं हुआ है, अनएक्सपायर्ड है. हम लोग को जर्नल एंट्री पास करना है 31 मार्च 2016 के लिए बोला है, लेकिन हम लोग बाकी जर्नल एंट्रीज भी पास करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम लोग को करना क्या है, एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं. एस लिमिटेड जो है इन्होंने सेल ऑन गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस में डीलर को भेजा. ऑल सच ट्रांजैक्शन आर हाउएवर ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल्स एंड आर पास्ड थ्रू डे बुक जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर 31st March 2016.
तो इन लोग का अकाउंटिंग ईयर जो है वो एंड होता है 31 मार्च 2016 को एंड होगा अकाउंटिंग। 200 such goods have been sent to the dealer 250 each, ठीक है, 200 एट द रेट ऑफ 250 में भेजा गया है, 250 each, यानी ये सेल प्राइस है, कॉस्ट बता दिया 200, 250 सेलिंग प्राइस और इसी का कॉस्ट प्राइस है 200, ठीक है, कॉस्ट प्राइस 200 बता दिया और बता रहा है कि डेबिट कर दिया उसके अकाउंट्स को, तो डेबिट तो होगा ही, जैसे ही हम लोग सेल का एंट्री पास करवाएंगे डेटर टू सेल या फिर ट्रेड रिसीवेबल टू सेल तो डेबिट हो गया अकाउंट, ठीक है। Of these goods 31st March 2016 50 were returned, ठीक है, तो 200 में से 50 रिटर्न हो गया तो बचा कितना 150, बचा 150 और उसमें से 70 बोल रहा है सेल हो गया, 70 सेल हो गया। मतलब ये सब इंफॉर्मेशन देना पड़ता है, ठीक है, मतलब होलसेलर जो है पूछेगा ना भाई सेल हुआ, उसका तो एक्साइटमेंट है ना, क्योंकि उसने अप्रूवल बेसिस पे दिया है, सेल होगा तो अच्छा है ना, तो बार बार कंफर्मेशन लेगा कितना सारा सेल हुआ, तो उसने बताया देखो मुझे 50 तो रिटर्न करना है लेकिन 70 मैंने सेल कर दिया है, तो फिर कितना बच रहा है 80 यूनिट्स अभी भी किसके पास है, रिटेलर के पास है, मतलब उसके डीलर के पास है। और ये 80 के बारे में कुछ ज्यादा पूछ नहीं पा रहा है क्योंकि अभी भी क्या है, उसका जो टाइम पीरियड उसने दिया था ना कि इतने दिन तक तुम रख सकते हो, वो अभी भी एक्सपायर नहीं हुआ है, तो ये 80 के लिए ना वो सोच रहा है कि क्या पता डीलर बेच पाएगा कि नहीं पाएगा, मतलब सेल कर देगा या रिटर्न कर देगा, पता नहीं क्या बोलेगा, लेकिन मेरा तो अकाउंटिंग ईयर खत्म होने आ रहा है, तो मुझे क्या करना है, मुझे इस गुड्स को क्या करना है, पहले इसका जो है कैंसिलेशन एंट्री पास करेंगे, उसके बाद हम लोग इसे क्या करेंगे स्टॉक की तरह ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एंट्री पास करवाएंगे, हम लोगों ने जो गुड्स भेजा है, तो गुड्स भेजा है तो एंट्री क्या होगा, हमारा स्ट्रक्चर नहीं बना रहे, जस्ट एंट्री पास कर रहे हैं, यहाँ पर डेट तो नहीं दिया है, 0.1 लिख रहे हैं, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब देखो यहाँ से ही पता चल जाएगा, 200 सेल क्या है, सेलिंग प्राइस 250, तो 200 इंटू 250, ये समझने के लिए मैंने लिख दिया है, कितना होगा 200 इंटू 250, 50,000, 200 इंटू 250 कितना हो जाएगा 50,000। अब इसके बाद देखो 0.2, इसके बाद क्या बताया उसने बताया कि मुझे रिटर्न करना है, पहले रिटर्न बताया, मुझे रिटर्न करना है 50, तो सेल को कैंसिल करेंगे, रिटर्न का एंट्री पास कर दो, समझने में आसानी रहेगा, रिटर्न इनवर्ट टू, रिटर्न इनवर्ट या फिर सेल्स रिटर्न टू ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल किस तरह से रिटर्न करेंगे, कितना सारा रिटर्न हो रहा है, क्वांटिटी देखो कितना सारा रिटर्न हो रहा है, 50 रिटर्न हो रहा है, ठीक है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स जो है 50 रिटर्न हो रहा है, और कितने में सेंड किया था 250, क्योंकि सेल को कैंसिल कर रहे हैं तो सेल प्राइस से ही करेंगे, 50 इंटू 250 कितना होता है देखो 12,500 रुपीज का जो है वो रिटर्न हो रहा है, ठीक है। उसके बाद उसने बताया कि मैंने 70 यूनिट्स जो है वो सेल कर दिया है, तो फिर उसका तो नो एंट्री, 70 यूनिट्स जो सेल कर दिया है उसका तो नो एंट्री, लिखने का जरूरत नहीं है, अभी हम तुम लोग को याद रखने के लिए लिखवा रहे हैं, नो एंट्री, एंट्री मत करो क्योंकि 70 यूनिट्स तो इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, यहाँ पर 200 का एंट्री था, यहाँ पर रिवर्स हुआ है 50 से, तो अभी भी इसमें 150 का एंट्री इंक्लूडेड है, जिसमें से 70 सेल का एंट्री है, पेमेंट तो नहीं कर रहा है, सिर्फ बोल रहा है कि मैंने सेल किया है, तो अप्रूवल बोल रहा है कि उतना, इसका मतलब वो सेल कर रहा है, तो फिर 70 यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑलरेडी यहाँ पर रिकॉर्डेड है। तो अब क्या करना है, अब आ जा रहा है 31 मार्च, ठीक है, अब आ जा रहा है 31 मार्च जो कि ईयर एंडिंग है, और 80 यूनिट्स के लिए कुछ नहीं पता चल रहा है क्या होगा, तो अब क्या करें, फाइनल अकाउंट्स तो बनाना है, तो सेल को कैंसिल कर देते हैं, हम लोग ये सोच रहे हैं कि सेल्स नहीं होगा, तो सेल्स अकाउंट डेबिट कर देते हैं और टू ट्रेड रिसीवेबल, क्योंकि अगर तुम लोग इसे सेल ही दिखाओगे तो प्रॉफिट जो है वो ज्यादा शो हो जाएगा, और बाद में अगर ये बताता है कि मुझे लेना नहीं है तो फिर गड़बड़ हो गया फाइनल अकाउंट्स, तो सेल जो है कैंसिल कर देते हैं, कि सेल को रिड्यूस कर देते हैं, 80 इंटू 250 जो सेल प्राइस है, तो 80 इंटू 250 देखो कितना होता है
20,000, 18 to 250 हो जाता है 20,000। तो सेल को कैंसिल करने से काम खत्म नहीं होगा, सेल को कैंसिल करना है, लेकिन सेल नहीं मान रहे हो तो क्या मानोगे? सामान तो तुम्हारा ही है, गुड्स तो तुम्हारा ही है, तो तुम्हें क्या मानना है? क्लोजिंग स्टॉक मानना है, ऐसा क्लोजिंग स्टॉक जो कि अभी तुम्हारे पास है नहीं, है कस्टमर के पास। तो इन्वेंट्री लाइन विथ कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न, शॉर्ट में लिख रहे हैं सेल और रिटर्न बेसिस, डेबिट टू ट्रेडिंग। अब बताओ तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कितना होगा? 80 यूनिट से होगा। वैल्यू बताओ, यहाँ पर दिया हुआ ही है, कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, इजीली है। देखो यहाँ ये इस पोर्शन को ध्यान दो, ये वाला पोर्शन तो समझ जाओगे, मैंने मेंशन भी कर दिया, कहाँ से पता चलेगा? तुम लोग मुझे बताओ। 16,000। 16,000 बिकॉज कॉस्ट प्राइस कितना है? 200। यहाँ तो कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ेगा, इन लोगों ने कैलकुलेट करके बता के रखा है। तो 200 कॉस्ट प्राइस है, 200 तो 200 में रिकॉर्ड करें तो कितना हो जाएगा? 16,000। 16,000। मैंने यहाँ पर नरेशन एक भी नहीं लिखा है, लेकिन तुम लोग को नरेशन जरूर लिखना है बिकॉज ये जर्नल बेस्ड चैप्टर है। तो फिर 200 जो है, 200 में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था, यहाँ पर ना तुम लोगों को इस सम्स के तरह कॉस्ट प्राइस वगैरह कैलकुलेट करना है, ना तो कुछ करना है, ये कंपैरेटिवली इजी था उससे। तो कंसेप्ट वही है, पहले सेल को नॉर्मल सेल की तरह रिकॉर्ड करो जो कि क्रेडिट सेल ही होगा, और अगर रिटर्न हो जा रहा है तो रिटर्न की जो एंट्री होता है वही पास करवाएंगे, रिटर्न का एंट्री। और जो गुड्स अप्रूवल बेसिस पे भेजा गया तो उसमें से अगर कोई कुछ अप्रूव्ड हो जाता है तो वो ऑलरेडी सेल तो रिकॉर्डेड होता है, इसीलिए नेक्स्ट दो बार थोड़ी सेल रिकॉर्ड करोगे, फिर से अगर लिखोगे तो सेल का वैल्यू तो बढ़ जाएगा, तो फिर सेल रिकॉर्ड नहीं करना है। लेकिन अकाउंटिंग ईयर क्लोज होने के पहले अगर अप्रूवल नहीं मिल रहा है या फिर उतना टाइम पीरियड नहीं आया कि तुम पूछ लो कि तुम्हें लेना है कि नहीं लेना है, तुम्हें वेट करना पड़ेगा, तो तुम अपना फाइनल अकाउंट्स को सही तरह बनाने के लिए क्या करोगे? पहले जितना भी अप्रूवल के लिए बाकी है उसे कैंसिल करोगे, वो सेल को, बिकॉज हम लोग पहले ही सारा एज ए सेल रिकॉर्ड कर देते हैं। तो सेल को कैंसिल करोगे, कैंसिल करने के बाद उतने अमाउंट का गुड्स जो होता है उसे तुम लोग क्या करोगे? क्लोजिंग स्टॉक की तरह ट्रीट करोगे। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3। Cali company sends out its gas container to dealer on sale और रिटर्न बेसिस। डीलर को भेज रहा है सेल और रिटर्न बेसिस पे। तो देखो नॉर्मली ये डीलर और होलसेलर के साथ ही होता था, ठीक है, अभी तो लेकिन सारे कस्टमर को भी ऐसा बेनिफिट मिल रहा है। ऑल सच ट्रांजैक्शन आर हाउएवर ट्रीटेड एज एक्चुअल सेल्स एंड आर पास्ड थ्रू डेबू। Just before the end of the financial year, 100 gas container which cost them 900 each have been sent to the dealer on sale or return basis। यहाँ पर देखो कॉस्ट बताया है, मतलब डीलर के लिए कॉस्ट, सॉरी मतलब जो कैली कंपनी है उनके लिए कॉस्ट कितना आ रहा है? 900, लेकिन जो भेज रहा है वो कितने में भेज रहा है? 1200 each, ठीक है। ये देखो 1200 ईच में बेच रहा है, मतलब खुद के लिए गैस कंटेनर का वैल्यू है 900, ये लोग 900 में खरीद रहा है, और अपना जो डीलर है उसे भी थोड़ी 900 में बेचेगा, तो फिर बिजनेस करके फायदा क्या? उसे प्रॉफिट लगा के बेचता है। कितने में भेज रहा है? फिलहाल देखो 300 प्रॉफिट लगा के 1200 में भेज रहा है, यानी सेलिंग प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस जो है वो कितना हो रहा है? 1200। किसके लिए? कैली कंपनी के लिए। आउट ऑफ दिस ओनली 20 गैस कंटेनर आर सोल्ड। 100 में से सिर्फ 20 गैस कंटेनर जो है वो सेल हुआ है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट टू बी नोटेड, कितने में सेल हुआ है? 1500 में। कितने में सेल हुआ है? 1500 में। तो क्या होगा? You are required to pass necessary adjustment entries for the purpose of profit and loss account and balance sheet। बैलेंस शीट बनाना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो नहीं बनाने बोला है, क्या बोला है? You are required to pass necessary adjustment entry for the purpose of, अच्छा एंट्री ही पास करना है हम लोगों को जो कि बाद में बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैलकुलेशन करने के काम आए, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, क्वेश्चन को हम लोग नोट डाउन करते हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में था कि 100 गैस कंटेनर जो है वो सेंड किया गया है, मतलब सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे,
और कॉस्ट प्राइस 900 और सेल प्राइस 1200। लेकिन 20 सेल हो गया है, 20 सेल हो गया है, 100 में से 20 सेल हो गया है एट द रेट ऑफ 1500। मतलब जो डीलर है ना, जो डीलर है, सपोज मार्केट में ऐसा कंडीशन हुआ होगा, ठीक है, उसे सेल करना था 1200 में, लेकिन जो ये देख रहा है, जो रिटेलर है, वो देख रहा है कि कस्टमर को हम चाहे तो 1500 में भी बेच सकते हैं, ठीक है। तो अगर मार्केट का ऐसा कंडीशन है कि 1500 में भी बिक जा रहा है गैस कंटेनर, तो वो बेच देगा। हो सकता है इस पीरियड में जो है प्राइस अप एंड डाउन हुआ होगा, तो ये अप हो गया है प्राइस, तो 1500 में बेच दिया है, ठीक है। तो फिर हम लोग को एंट्री किसके बुक्स में करना है? हम लोग को एंट्री करना है इस कंपनी के बुक्स में, ठीक है। तो इस कंपनी के बुक्स में हम लोग एंट्री करेंगे और देखो एंट्री क्या होगा। इन द बुक्स ऑफ, हम लोग हमेशा उसके बुक्स में ही एंट्री करते हैं जो गुड्स सेल कर रहे हैं अप्रूवल बेसिस में। तो देखो पहले ये गुड्स सेंड कर रहे हैं, ठीक है, डेट वगैरह कुछ नहीं है, हम ऐसे ही लिख रहे हैं। ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स। ये बोल रहा है कि मेरा सेल हुआ है कितना, 100 इंटू 1200। सेलिंग प्राइस कितना है 1200, तो 100 इंटू 1200, तो 100 इंटू 1200 कितना हो जाएगा देखो, 1,20,000 का सेल रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद देखो यहाँ पर बोल रहा है कि 20 यूनिट्स जो है वो सेल हो गया, ऐसे ही बोला था। आउट ऑफ दिस 20 गैस कंटेनर्स आर सेल, तो 20 यूनिट्स जो है वो सेल हो गया है, ठीक है। तो सेल के लिए तो कुछ एंट्री हम लोग को करना नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। सेल जो किया है वो कितने में किया है, 1500, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने कितने में रिकॉर्ड किया है, 1200 में रिकॉर्ड किया है, ठीक है। तो अभी तक मैंने बोला था जब सेल हो रहा है तो कोई भी रिकॉर्ड, यहाँ पर मान लो सेल हो रहा है, तो सेल हो रहा है तो एंट्री करने का जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एंट्री यहाँ पर हो चुका है। 100 गैस कंटेनर का एंट्री हो चुका है 1200 बेसिस पे, लेकिन यहाँ पर 1200 में थोड़ी सेल हुआ है 1500 में सेल हुआ है, ठीक है। तो फिर कितने प्राइस पर गैस कंटेनर, कितने एक्स्ट्रा प्राइस में सेल हुए हैं बताओ। मैम 3000 300 में 300 में सेल हुए, तो 300 का मुझे और भी रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पर जो है, यहाँ पर इस 100 में जो 20 इंक्लूडेड है वो तो 1200 से रिकॉर्डेड है। इसका मतलब जब ये जो रिटेलर है वो फोन करेगा डीलर को, तो मैंने 1200 में नहीं 1500 में सेल किया है, ठीक है, तो ये अपना क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा एंट्री, ठीक है। ये अपना 300 से जो डिफरेंस हो रहा है उसका रिकॉर्ड करेगा, तो फिर ये बोलेगा मेरा ट्रेड रिसीवेबल बढ़ेगा, ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। कितने क्वांटिटी पे होगा, 20 क्वांटिटी पे, और कितना 300, तो इतना से सेल और भी मेरा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इसने पर कंटेनर पे 300 एक्स्ट्रा पे सेल करवा दिया है, ठीक है। तो इतने पे सेल हो जाएगा। अब बचा कितना है, अगर 100 में से 20 सेल हो गया तो बचा कितना, 100 माइनस 20 कितना बचा, 80 गैस कंटेनर बच गया है, और जिसका कोई भी अप्रूवल अभी तक हम लोगों को नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर आउट ऑफ दिस ओनली 20 गैस कंटेनर आर सोल्ड, और एडजस्टमेंट एंट्री हम लोग को करने बोला है, यहाँ पर कुछ टर्म्स कंडीशन नहीं दिया है, इसका मतलब वेट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी भी अप्रूवल का टाइम जो है वो नहीं आया है। तो ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे बाकी सेल्स को। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल, कितना यूनिट बचा हुआ है, 80, और कितने से कैंसिल करेंगे, जितने से रिकॉर्ड किए थे, क्योंकि वो 80 तो सेल नहीं हुआ था, उसको सेंड किया हुआ था 1200 से, तो 1200 से ही कैंसिल करना पड़ेगा।
तो 1200 से हम लोग कैंसिल कर देंगे। 96,000 का सेल कैंसिल करना पड़ेगा, नहीं तो जीपी ज्यादा दिखेगा, लेकिन ये हमारा स्टॉक है तो इसे हम लोग कहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे, मतलब सीधा सा बात है, यहाँ पर बाई सेल्स में था 100, ठीक है, फिर हम लोगों का बाई सेल्स में कितना हो जाएगा, 100 में से 20 सेल हो गया है, तो फिर ये तो 100 में 20 रिकॉर्डेड है, मतलब हम यूनिट के हिसाब से बता रहे हैं, तो 20 सेल हो गया तो यहाँ पर 80 दिख रहा है, लेकिन 80 सेल होगा या नहीं होगा, आई डोंट नो। तो फिर मुझे क्या करना है, यहाँ सेल से हटा के उसे क्लोजिंग स्टॉक में दिखाना है, लेकिन डिफरेंस ये हो जाता है, ये 100 का जो इनटू करके जो प्राइस है वो सेलिंग प्राइस है, जबकि यहाँ पर कॉस्ट मुझे इसमें ये जो है ये कॉस्ट प्राइस से रिकॉर्ड करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई मैंने स्टार्टिंग में भी तुम लोग को ये ट्रेडिंग लिख के समझाया था, तो इसीलिए कॉस्ट प्राइस से रिकॉर्ड किया जाता है। तो इन्वेंट्रीज विद कस्टमर टू, तुम लोग पूरा लिख लो, इन्वेंट्रीज लाइंग विद कस्टमर फॉर गुड सेल ऑन अप्रूवल बेसिस टू ट्रेडिंग। अब 80 यूनिट तो उतना ही रहेगा, लेकिन हम लोगों को देखना है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जो है ये क्वेश्चन में था और मैंने यहाँ नोट डाउन भी किया था 900, तो कॉस्ट प्राइस जो है वो 900 का है, तो 80 इंटू 900 तो कितना हो जाएगा, 8 9 72,000। तो इन्वेंट्रीज विद कस्टमर टू ट्रेडिंग हो गया 72,000। बस सिंपल, टेक्निकली समझ लो क्या होता है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है इसे करने में। नेक्स्ट देखो, ई लिमिटेड सेंड्स आउट इट्स अकाउंटिंग मशीन्स कॉस्टिंग 200 each to their customer on sale or return basis, ठीक है, तो 200 रुपीज का सेंड कर रही है। All such transaction are however treated like actual sales and are passed through the depot. Just before the end of the financial year on March 24, 2016, 300 such accounting machines were sent out at invoice price of 280 each, ठीक है, तो अकाउंटिंग मशीन का नॉर्मल कॉस्ट है 200, लेकिन 24 मार्च को जब ये अकाउंटिंग मशीन सेंड किया गया तो कितने में सेंड किया गया, 280। 200 का जो कॉस्टिंग था वो 280 यानी प्रॉफिट 80 रुपीज लगा के भेजा गया है, कितना सारा क्वांटिटी में, 300, आउट ऑफ विच ओनली 90 अकाउंटिंग मशीन्स आर एक्सेप्टेड बाय द कस्टमर, जिसमें से 90 अकाउंटिंग मशीन एक्सेप्टेड हुआ है, 300 में से 90 एक्सेप्ट हुआ है, 250 ईच, लेकिन कस्टमर ने एक्सेप्ट किया है 250 में, मतलब रिटर्न ऑन अप्रूवल बेसिस में था, शायद कस्टमर ने फोन करके बोला होगा कि देखो हम ले लेंगे लेकिन 280 में तो नहीं ले सकते, अगर आप 250 में दोगे तो हम 90 मशीन्स खरीद लेंगे। अब अगर तुम्हें लगता है कि डीलिंग्स फेयर है तो तुम्हें अपना प्राइस लो करना पड़ेगा, तो तुम भेजे तो थे 280 में लेकिन तुम्हें डील फिक्स करना पड़ा 250 में। एंड एज टू द रेस्ट नो रिपोर्ट इज फोर्थकमिंग, और बाकी जो है उसके लिए कोई भी रिपोर्ट यानी कोई भी अप्रूवल नहीं आया है। 300 में 90 का अप्रूवल मिल चुका है, बाकी के बारे में कुछ नहीं पता चल रहा है। जर्नल एंट्री पास करना है 31 मार्च 2016 के लिए। तो देखो पहले हम लोग एंट्री करेंगे जो गुड्स भेजा गया है उसके लिए, तो पहले लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल टू सेल्स। तो बताओ कितना सारा सेल हुआ है, 300 और कितना करके 280, पहले तो हम लोगों ने 280 में ही सेल किया है, मतलब क्रेडिट सेल की तरफ, तो 300 इंटू 280, तो ये हो जा रहा है 84,000। अब कुछ दिन बाद क्या हुआ, कस्टमर ने बोला हम ले लेंगे 90 अकाउंटिंग मशीन हम परचेस करेंगे, बस आप प्राइस जो है वो 250 लगाओ। तो ठीक है हम लोग मान गए 250 लगाएंगे, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, सेल जो है, देखो सेल का रिकॉर्डिंग नहीं करना पड़ता है, लेकिन सेल तो मेरा 280 से रिकॉर्डेड है ना, लेकिन मुझे कितने में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, 250 से, तो मेरा सेल मुझे क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, मेरा सेल्स का जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाएगा, कितने
क्वांटिटी के लिए होगा, जितना क्वांटिटी सेल हो रहा है 90 इंटू, अब कितना प्राइस कम करने बोला है 30 रुपीज, तो 30 रुपीज से मेरा सेल कम हो जाएगा 90 यूनिट्स के लिए, तो 2700 का मेरा सेल जो है वो कम हो जाएगा। यहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर नैरेशन तुम लोगों को देना पड़ेगा कि ओरिजिनल एंट्री जो है वो हमारा जो है वो 280 का है, लेकिन हम लोगों को करना पड़ेगा ये कितना बता के रखा था, एक मिनट, 250 का, मतलब इसका तुम लोग नैरेशन लिख सकते हो, एडजस्टमेंट ऑफ सेलिंग प्राइस, ठीक है, बीइंग एडजस्टमेंट ऑफ सेलिंग प्राइस ड्यू टू रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस पर यूनिट 30, ऐसे करके लिख सकते हो कि पर यूनिट पे 30 रुपीज का जो रिडक्शन हो उसके लिए ये एडजस्टमेंट हम लोगों ने किया है, और बाकी जो गुड्स है उसके लिए कुछ भी नहीं बताया है। और अगर हमारा अकाउंटिंग ईयर क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2016 को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 31 मार्च 2016 को हमें पहले सेल जो है वो कैंसिल करना पड़ेगा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल। देखो सारा एंट्री एक ही जैसा दिख रहा है, लेकिन सबका नैरेशन से हम लोग को पता चलेगा कि कौन सा एंट्री किस लिए है। तो 300 में से 90 यूनिट जो है वो सेल हो गया, तो बचा कितना 210, और कितना करके हम लोगों ने ये भेजा था 280, तो 280 से ही कैंसिल करेंगे, तो 210 इंटू 280 तो हो जाएगा 58,800। और लास्ट हम लोग को क्या करना है, लास्ट हम लोग को 31 मार्च 2016 हम लोग को इन्वेंट्री शो करना है, इन्वेंट्री टू ट्रेडिंग पूरा लिख दोगे तुम लोग, मैंने सिर्फ इन्वेंट्री लिखा है, तुम लोग लिखोगे इन्वेंट्रीज लाइंग विद कस्टमर गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस टू ट्रेडिंग अकाउंट, और कितना यूनिट का मुझे क्लोजिंग स्टॉक दिखाना है, 210 यूनिट का मुझे क्लोजिंग स्टॉक दिखाना है, और कितना करके हो जाएगा कॉस्टिंग, देखो क्या दिया हुआ है यहाँ हमारा, देखो 200 कॉस्टिंग दिया हुआ है, तो यहाँ कुछ भी नहीं कैलकुलेशन करना, बस 200 यहाँ से ले लो और लिख दो, तो कितना हो जाएगा 42,000 बस सिंपल। ठीक है, आज हम लोग इतना ही करेंगे। हाँ, इसी को पहले तुम लोग पहले अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, और बाकी जो है ये होमवर्क रहेगा, इलास्ट्रेशन 5 जो है ये तुम लोगों को हम होमवर्क देंगे, प्लस और एक क्वेश्चन होमवर्क देंगे जो हम सेंड कर देंगे तुम लोग को, ठीक है। तो ये जो भी है तुम लोग इसे अच्छी तरह से पहले कंप्लीट करो, ठीक है। थोड़ा सा बस जर्नल जिन लोगों का क्लियर है ना, उन लोगों को समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ये फुल्ली जर्नल बेस्ड है और फुल्ली टेक्निकल है कि किस तरह से हम लोगों को करना चाहिए। लॉजिक समझना पड़ेगा, तभी समझ पाओगे कि क्यों कौन सा एंट्री हो रहा है, सेल क्या होता है, क्रेडिट सेल क्या होता है, डेबिट क्रेडिट हो रहा है तो कितना कम या ज्यादा हो रहा है।